सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले बेसिकली आज की क्लास में आपके 10 एंड 12 के हम सारे डाउट्स देखने वाले हैं। आज 10 एंड 12 चैप्टर खत्म हो जाएगा। Now shocking news came yesterday night only from boards is your boards exam, class 10th boards and class 12th boards is going to be held in February and March only. Okay, so no delay in your boards exam. आपके बोर्ड्स की एग्जाम फरवरी मार्च मंथ में ही होने वाली है। ये न्यूज कल रात को ही आई है। बोर्ड्स के बड़े ऑफिशियल्स ने इसको डिक्लेयर किया है एंड नेक्स्ट 1 या 2 वीक्स में आपको पूरा टाइम टेबल भी मिल जाएगा। तो क्या चेंज होने वाला है इस बार आपके बोर्ड्स एग्जाम में? द चेंज इज दैट कि फरवरी मार्च में हर पेपर के बीच में जो गैप होती है, वो गैप ज्यादा होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस गैप्स विल बी मोर। बाकी बोर्ड्स एग्जाम आपकी फरवरी मार्च में ही होने वाली है। सो अभी तक जो भी इसे लाइटली ले रहे थे, प्लीज बी सीरियस नाउ। राइट, अब सीरियस होने का टाइम आ गया है। स्टिल इट इज दिसंबर स्टार्टिंग, 9 दिसंबर है। विष्णु सर ने पूरा शेड्यूल ग्रुप में भेज दिया होगा कि हम जनवरी फर्स्ट वीक तक हमारा पोर्शन खत्म कर देंगे एंड मिड जनवरी से मिड फेब एंड तक का हमें प्लान दिया गया है। मिड जनवरी से फेब एंड तक हम एग्जाम ही एग्जाम रखेंगे जब तक आपकी कोई डेट्स डिक्लेयर नहीं हो जाती। तो अगर आपकी डेट्स बोर्ड्स की डिक्लेयर हो जाएगी, राइट, तो हम मिड फेब तक सारी एग्जाम्स खत्म कर देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मिड जनवरी एंड मिड फेब, जैसा लास्ट टाइम आपने सारी एग्जाम दी थी। तो मैथ्स एंड साइंस तो आपका अवंती से अच्छे से हो जाएगा, बट बोर्ड्स में बाकी सारे सिलेबस हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट भी हैं। तो बाकी सारे सब्जेक्ट आप उस हिसाब से उसका प्लानिंग करना शुरू कर दे अभी से। एंड अच्छी चीज ये है कि स्कूल से अब आपको इवनिंग क्लासेस का टाइम बच जा रहा है, तो इवनिंग क्लासेस का पूरा टाइम रिवीजन में एंड प्रिपरेशन में दे दें। अब आपकी लाइफ में बस ये 2 ही महीने हैं, दिसंबर एंड जनवरी, विच आर योर टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। ये दिसंबर एंड जनवरी मंथ अगर अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो आप बोर्ड्स में बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर बना सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझना, लाइफ में हर एक प्रिपरेशन एग्जाम में, वेदर इट इज बोर्ड्स, वेदर इट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेई, नीट, एम्स, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सभी बोर्ड्स एग्जाम में एंडिंग इंपॉर्टेंट है और एंडिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो इंसान, जो स्टूडेंट एक स्ट्रॉन्ग एंडिंग कर लेता है, सी 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। ओके, या कभी आपने ये देखी है जब भी कोई मैराथन या ये सब करने जाते हैं, हाँ या ना? राइट, कि मैराथन या कुछ भी, जैसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी मैराथन हो रही थी, अवेयरनेस फैलाने के लिए, कोई ना कोई अवेयरनेस फैलाने के लिए मैराथन रखते हैं कि उस बहाने लोग भाग देंगे, लाइक दैट। तो इनिशियली ना बहुत लोग होते हैं दौड़ने वाले कि 5 किलोमीटर के मैराथन रखेंगे, 10 किलोमीटर के रखेंगे, 20 किलोमीटर के रखेंगे। इनिशियली बहुत लोग होते हैं, लेकिन जब आप सिर्फ मैराथन को ऑब्जर्व करोगे ना, तो स्टार्टिंग करने वाले बहुत लोग होते हैं, स्टार्टिंग में बहुत लोग मिलेंगे, एंडिंग में बहुत कम बचेंगे। देखा है आपने? कई लोग बीच से ही मुड़ जाते हैं, बीच में ही वो पानी पानी देने वाले होते हैं ना, तो पानी लेके हो जाते हैं, पानी पी के चलो भाई बस अब खत्म। मैं स्कूल का एग्जांपल देता हूँ। हमारे कॉलेज, आपके कॉलेज में भी मैराथन होगी जब आप कॉलेज में जाओगे। तो जब हमारे कॉलेज में मैराथन होती थी, हम जाते थे, स्पोर्ट्स डे शुरू होता था, बस 5-7 किलोमीटर की होती थी। स्टार्टिंग में शुरू हुआ, 1-2 किलोमीटर भागे, बस अब खत्म, अब पानी पी के रिलैक्स। हर बीच में वो लोग पानी, ग्लूकोन डी लेके खड़े होते हैं, तो पानी एंड ग्लूकोन डी पी के बस अब हमारा काम हो गया, अब चल के हम खत्म कर देंगे। एंड कुछ लोग खत्म करते ही नहीं थे। सो एंडिंग इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एंडिंग करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग एंडिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। 2 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, ऐसे स्टूडेंट्स जो स्टार्टिंग में बहुत पढ़े होंगे, जब आपका मार्च अप्रैल में हमने शुरू किया था, राइट, मार्च एंड अप्रैल स्टार्ट में हमने आपका यहाँ पे अवंती क्लासेस शुरू किए थे। तो अप्रैल से दिसंबर तक की मैं बात करूं, अप्रैल से दिसंबर में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 9 मंथ्स में अगर आप सारे के सारे आपके 9 मंथ्स का स्ट्रक्चर याद करो, कौन से मंथ में आपने क्या पढ़ा है, कुछ नहीं, तो स्टार्टिंग में बहुत फॉर्म में, अरे मैं देख रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ आपको, स्टार्टिंग में तो ऐसे स्टूडेंट्स थे, अरे डाउट पे डाउट, डाउट पे डाउट, इतने डाउट पे डाउट आने लगे कि मुझे स्टार्टिंग में डांटना पड़ा कि भाई जीने दो सर को, कि आपका जो क्लास होगा वो टाइम में मैं सिखा दूंगा, याद होगा शायद आपको। फिर धीरे धीरे डाउट की फ्रीक्वेंसी कम है, अभी तो बिल्कुल डाउट ही नहीं है, कोई डाउट नहीं, बहुत कम स्टूडेंट्स अभी डाउट पूछते हैं। तो स्टार्टिंग में बहुत लोग होते हैं, एंडिंग में धीरे धीरे पूरी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। तो ये पहले टाइप के लोग,
पहले टाइप के लोग जिन्हें बोला जाता है इनिशिएटर्स। तो इनिशिएटर स्टार्टिंग से बहुत फॉर्म में होते हैं, बहुत फॉर्म में होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है अरे भाई इस बार तो बोर्ड्स में तो हम ही निकालेंगे, एंड फिर वो फिनिश नहीं कर पाते तो बोर्ड्स में सबसे कम स्कोर इनका होता है। सेकंड स्टूडेंट जो इनिशिएटर नहीं होते हैं बट दे आर फिनिशर्स, कि जो बहुत अच्छे से फिनिश कर लेते हैं, राइट। ये सारी चीज आपने गेम में भी देखी होंगी। जो स्पोर्ट्स और ये सब देखना पसंद करते हैं उन्हें ये भी पता होगा, हाँ या ना। क्रिकेट में आपने देखा होगा, अब आपसे एग्जांपल नहीं पूछ रहा हूँ, कि कुछ लोग होते हैं जो स्पेशल फिनिशर्स के नाम पे फेमस होते हैं, कि इतने बॉल्स बचे हैं, इतने रन चाहिए, तो अगर ये बैट्समैन हमारे पास बचा है तो आके यस, अगर ये है तो हाँ ये गेम हमें फिनिश करके दे देगा, वी आर गोइंग टू विन, यस। हाँ, ग्रुप में आंसर आना शुरू हो गए, यस, एमएसडी, महेंद्र सिंह धोनी, सबको पता है, हेलीकॉप्टर शॉट, राइट। तो फिनिशर्स, एंड उन्हीं का नाम होता है। तो वही सेम चीज, अब आपको फिनिशर्स बनना है। स्टार्टिंग के 9 मंथ, ये 9 मंथ आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, सारी चीजें डिपेंड करेंगी आपके ये लास्ट 2 मंथ पे, दिसंबर एंड जनवरी। मैं आपके ये ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ, ये 9 मंथ प्लस 2 मंथ एंड लास्ट 1 मंथ इज योर एग्जाम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फेब्रुआरी मार्च, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो ये 12 मंथ नहीं है, ये आपके 9 + 2 11 + 1 12, इस तरीके से 12 डिवाइड होते हैं। 1 महीना तो आपका एग्जाम में ही चला जाएगा। तो ये 2 महीना जो रिवीजन पोर्शन है, जहाँ पे आपको ये 9 महीनों में आपने जो भी पढ़ा है, ये रिवीजन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये रिवीजन जिसने अच्छे से कर लिया उसने जंग जीत ली, उसने फिनिशिंग अच्छे से कर लिया। अब अगर ये 9 महीने में कुछ चैप्टर्स आपने अच्छे से पढ़े हैं तो उनका रिवीजन क्विकली हो जाएगा। कुछ चैप्टर्स आपने अच्छे से नहीं पढ़े हैं, जिन चैप्टर्स में आप ध्यान नहीं दे पाए, बीच का टाइम ऐसा भी था, याद करो कितना वर्कलोड था, अवंती से इतना वर्कलोड, स्कूल से इतना वर्कलोड, यू आर फ्रस्ट्रेटेड, आप बस चाहते थे ये लैपटॉप उठा के मैं फेंक दूं, मोबाइल उठा के मैं फेंक दूं, पढ़ना ही नहीं। ऐसे दिन भी आपने देखे हैं, हाँ या ना? एंड डेफिनेटली ऐसे दिन आपके लाइफ में आएंगे। दिस इज द पार्ट ऑफ योर बोर्ड लाइफ। एंड ये कोरोना की वजह से और सारी चीजें, इतने असाइनमेंट पे असाइनमेंट का बर्डन, ठीक। तो वो वाले टाइम पे जो भी चैप्टर्स चल रहे थे, वो वाले चैप्टर्स आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाए होंगे। बट अगर वो चैप्टर्स का रिवीजन आपने अभी कर लिया अच्छे से, यू आर गोइंग टू विन द गेम। तो सबसे पहले द थिंग इज, इफ यू वांट टू विन द गेम ऑफ दिस बोर्ड्स एग्जाम, ये 2 मंथ आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग में स्कूल के क्लास अटेंड करो, स्कूल में भी रिवीजन चल रहा है। 5 to 6:30 अवंती क्लास अटेंड करो, यहाँ पे बीच में भी स्टडी करो, रात को भी स्टडी करो। अभी ये 2 मंथ बाकी सारी चीजें भूल जाओ, right? खेलना कूदना, वो जब भी माइंड फ्रेश जरूरत लगे तभी करो। ये 2 मंथ अगर संभाल लिया तो लिटरली वो आपकी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों मैं लाइफ की बात कर रहा हूँ? क्योंकि पहले ही दिन मैंने आपको समझाया था, जब आपका पहला क्लास मैंने शुरू किया था, जब आपका रिज्यूमे बनेगा तो बोर्ड्स के मार्क्स वहां पे पहले होंगे, 10th बोर्ड्स, जो आपका बेस होगा, याद है? इवन मैंने आपको मेरा रिज्यूमे भी दिखाया था, याद है एवरीवन? यू कैन टेल मी यस अगर याद है तो। ओके, जब आपका एक्सपीरियंस एंड आपके मार्क्स, क्वालिफाइड मार्क्स का पूरा सेक्शन बनता है, तो वहाँ पे 10th बोर्ड्स के मार्क्स होते हैं, यहाँ पे 12th बोर्ड्स के मार्क्स होते हैं। इवन जेई नीट, जिसकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आप बहुत दिलो जान से करोगे, वो उसके मार्क्स नहीं डाले जाते, बट 10th बोर्ड्स एंड 12th बोर्ड्स के मार्क्स देखे जाते हैं। तो वो मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एंड अगर आप बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, मुझे ये बताओ, जब भी कोई टर्निंग पॉइंट आता है, आप सीधा चला रहे हो तो बेफिक्रा चलाओगे, बट टर्निंग पॉइंट आएगा तो वहां पे थोड़ा स्लो कर दोगे स्पीड, आराम से टर्न लोगे। तो ये 2 मंथ आपके वही हैं, ये आपके टर्निंग पॉइंट है। तो ये टर्निंग पॉइंट में अब आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। कैसे प्रिपरेशन करनी है मैं आपको बता रहा हूँ। हर एक सब्जेक्ट वाइज एक पूरी एक प्लान बुक बना लो, राइट। हर एक सब्जेक्ट, सपोज ये हो गया आपका मैथ, ये हो गया आपका साइंस, राइट, ये हो गया आपका एसएस, ये हो गया आपका इंग्लिश। फिर नेक्स्ट, और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपको? मैथ, साइंस, एसएस, इंग्लिश, हिंदी, हिंदी और कन्नड़ा, राइट, सेकंड लैंग्वेज, कन्नड़ा वाले भी होंगे ना। देन संस्कृत, तो संस्कृत है, हमारे टाइम पे संस्कृत होता था, हम 10th में संस्कृत पढ़ते थे। कंप्यूटर साइंस की एग्जाम होती है बोर्ड्स में, दैट्स इट। कंप्यूटर साइंस नहीं है आपको, कंप्यूटर साइंस नहीं, बोर्ड्स में नहीं देना है। हमारे टाइम पे ये सारा, हमें तो 7 पेपर देने थे, आपको बस 5 पेपर देने हैं बोर्ड्स में। यू कैन टेल मी यस एवरीवन, कुछ तो बोलो। हाँ, चलो अब समझो, अब समझो। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए कि चलो मैथ्स में आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, M1 से लेके M15, उसमें कौन से चैप्टर में आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है। जैसे मैथ्स में आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? एनसीईआरटी, मॉड्यूल, आरडी शर्मा। तो M1 में एनसीईआरटी भी हो गया, मॉड्यूल भी हो गया, आरडी शर्मा भी हो गया। ओके, फिर
M10 है अगर सर्कल चैप्टर, तो उसमें सिर्फ मॉड्यूल हुआ है, एनसीईआरटी नहीं हुआ है, आर डी शर्मा नहीं हुआ है, ऐसा करके पूरा चार्ट आपके पास होना चाहिए। साइंस में जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, कौन से चैप्टर की प्रिपरेशन हुई है, कौन से चैप्टर की प्रिपरेशन नहीं हुई है, एनसीईआरटी मॉड्यूल जो भी आप पढ़ते हो, एसएस में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12, 15 जितने भी चैप्टर्स हो, उसमें कौन सा चैप्टर हो गया है, कौन सा चैप्टर बाकी है, कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा चैप्टर वीक है, इंग्लिश में कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन सा चैप्टर वीक है, ग्रामर कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, राइटिंग स्किल्स कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, एंड हिंदी एंड कन्नड़ा, उसमें भी आपका ग्रामर, राइटिंग स्किल्स, चैप्टर्स कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने वीक है, वो सारी चीजें, दैट मीन्स हर एक सब्जेक्ट में आपके स्ट्रॉन्ग एंड वीक चैप्टर्स आपके सामने होने चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स एंड वीक चैप्टर्स। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। ओके, फिर पढ़ने के लिए आप आपके हिसाब से प्लान कर सकते हो। हर वीक में आपके पास कितने दिन है, राइट? संडे आधा दिन रिलैक्स करो, संडे एग्जाम दे दो, मंडे टू सैटरडे 6 डेज है, हाँ या ना? राइट, 6 डेज आप आराम से सारे सब्जेक्ट कवर कर सकते हो। 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, उसमें 2 सब्जेक्ट को आप कम टाइम दे सकते हो, जो भी, अगर हिंदी एंड इंग्लिश को कम टाइम देना चाहो तो इन 3 सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दे सकते हो, हाँ या ना एवरीवन? यू कैन टेल मी यस, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल, आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हो टाइम। So 6 days, I can say 5 subjects, right? Every day one subject minimum. जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पे एक सब्जेक्ट ज्यादा दे सकते हो, एक ज्यादा दे सकते हो, एवरी डे 1 सब्जेक्ट। अब इन सब्जेक्ट को आप कैसे सेट कर सकते हो? तो मंडे टू सैटरडे हर एक दिन एक एक सब्जेक्ट रख दो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, संडे आपको रखना है एग्जाम एंड थोड़ा रिलैक्सेशन या रिविजन। एवरी संडे आपको रिवाइज करना है। पता चल रहा है, रिविजन प्लेज वेरी वाइटल रोल। रिवीजन जिसने अच्छे से कर लिया बच्चों, लिटरली उसके दिमाग में सारी चीजें क्लियर हैं। समझना, अभी तक आपने सब पढ़ा है, सब पढ़ा है, दिमाग में सारी चीजें रखी है, थोड़ा अवंती से सुन के आया है दिमाग में, थोड़ा स्कूल से सुन के दिमाग में आया है, थोड़ा मम्मी पापा ने डांटा तब जाके पढ़ा, वो दिमाग में आया है, अब सब रैंडम है। यू कैन एज्यूम वन कपबोर्ड, आपके पास कपबोर्ड है, कपबोर्ड में सारे कपड़े आपने इधर उधर रख दिए हैं, इस तरीके से पूरा नॉलेज आपके दिमाग में है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब रिवीजन में क्या होता है, आप कपबोर्ड ओपन कर रहे हो, सारे कपड़े निकाल रहे हो, सारे कपड़ों को आयनिंग कर रहे हो, आयनिंग करके अच्छे से फोल्ड करके रख रहे हो। तो अब कपबोर्ड जब आप खोलोगे, अब आप आइडेंटिफाई करोगे सारे शर्ट यहाँ पे हैं, सारे पैंट यहाँ पे है, टी शर्ट यहाँ पे है, कहीं घूमने जाना है लाइक गोवा और समवेयर, उसके कपड़े यहाँ पे हैं, शादी में जाना है, हल्दी रस्म है यहाँ पे, मेहंदी रस्म यहाँ पे है, ब्लेजर एवरीथिंग यहाँ पे है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पता चल रहा है? तो अभी ये नवंबर दिसंबर रिवीजन टाइम में क्या होता है, सारे नॉलेज आप निकालोगे, चलो मैथ्स में ये सब पढ़ा था, उसको आयनिंग करोगे, फोल्ड करोगे एंड रखोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर ऐसा करने मत लग जाना कि ऐसे निकाल रहे हो, कर रहे हो, मम्मी पापा पूछेंगे बेटा क्या कर रहा है, अरे वो आशीष सर ने बोला था नॉलेज निकाल के मैं आयनिंग करके रख रहा हूँ। रिवीजन मीन्स वहां पे सारे सब्जेक्ट निकाल के सारे चैप्टर वाइज आप पढ़ोगे, तो ये सारी प्रोसेस होंगी, सारा डेटा ऑटोमेटिक आपका सेट हो जाएगा आपके दिमाग के कपबोर्ड में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट विल बी और समथिंग लाइक लाइब्रेरी, सारी लाइब्रेरी टाइप हो जाएगी एंड सारी चीजें सेट हो जाएंगी। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। बोर्ड्स नजदीक आ रही है, अब आपको और एक्टिव होना चाहिए, नंबर ऑफ वीडियोस ऑन बढ़ने चाहिए, यहाँ पे नंबर ऑफ वीडियोस ऑन कम होते जा रहे हैं, दिस इज नॉट गुड थिंग, राइट? सो अगेन मैं बता रहा हूँ, तो ये रिवीजन अब आपको कैसे करना है, तो एवरीडे हर रोज आप एक सब्जेक्ट उठा लें, टाइम फिक्स कर दें, जैसे यहाँ पे स्कूल से शाम के बीच आपको एक टाइम मिलेगा, शाम के बाद एक टाइम मिलेगा, जो स्ट्रांग है, स्ट्रांग चैप्टर्स की मदद से वीक चैप्टर्स को टारगेट करो। अब पहले अपना स्ट्रांग पॉइंट आइडेंटिफाई करो स्टूडेंट। एक टाइम ऐसा होता है जहां पे हम बहुत एक्टिव होके पढ़ते हैं, एक टाइम ऐसा होता है जहां पे हम एक्टिव होके नहीं पढ़ते हैं, एम आई राइट? कुछ स्टूडेंट्स को मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ स्टूडेंट्स को नाइट में लेट तक पढ़ना अच्छा लगता है, एम आई राइट? यू कैन टेल मी यस, क्विकली क्विकली, कम ऑन। तो आप आइडेंटिफाई करो कि आपका स्ट्रॉन्ग टाइम कौन सा है, आपका वीक टाइम कौन सा है, आपका स्ट्रॉन्ग टाइम कौन सा है, आपका वीक टाइम कौन सा है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी बात करूं, मैं मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सबका अपना अपना है। मेरा स्ट्रॉन्ग टाइम है अर्ली मॉर्निंग, मुझे बचपन से अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ना जल्दी याद रहता है। एंड वीक टाइम है लेट नाइट, लेट नाइट में मैं जो भी पढ़ता हूँ वो मुझे वीक पोर्शन है, राइट? मतलब वहां वाला मुझे जल्दी याद नहीं रहता। तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये बताओ, हर एक दिन सपोज आज मैं मैथ्स कर रहा हूँ, मंडे में मैथ्स कर रहा हूँ, तो मेरे स्ट्रॉन्ग टाइम में मैं कौन से चैप्टर्स करूंगा, बोलो, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स या वीक चैप्टर्स? कुछ तो बोलो। यस,
मैं स्ट्रॉन्ग टाइम में वीक चैप्टर्स करूंगा, ओके, ताकि वो वीक चैप्टर्स हो जाएं स्ट्रॉन्ग। फिर जो मेरा वीक टाइम है वहां पे मैं मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स का सिर्फ रिवीजन करूंगा, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स का सिर्फ रिवीजन करूंगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स ऑलरेडी मैंने अच्छे से दिए हैं, ऑलरेडी मेरे मार्क्स अच्छे से आए हैं। तो वीक टाइम में मैं मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स का रिवीजन करूंगा एंड स्ट्रॉन्ग टाइम में मेरे वीक चैप्टर्स को मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा। क्लियर एवरीवन? क्लियर हो रहा है? यू कैन टेल मी यस, राइट? ओके, यस आई कैन सी। अभिराम, आफाक, लास्ट टाइम आपका वीडियो ऑन था, अभी कहाँ पे हो? श्रीकर, वेर आर यू? अंकित, आपका वीडियो भी ऑफ है, राइट? रेणुका, सिंधु, प्रज्ञा, अनन्या। नेक्स्ट, अब आपको एक रिवीजन साइकिल, तो ये पता चल गया ना एवरीवन, राइट? अब आपको ऐसे टारगेट करना है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो दिसंबर एंड जनवरी, राइट? अवंती के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जनवरी फर्स्ट वीक तक हमें टारगेट दिया गया, 10th जनवरी समझ लो, राइट? आपके लिए 7th जनवरी समझ लो, आज 9th दिसंबर है। वन मंथ है ये, 1 मंथ में पहले मैथ्स एंड साइंस को ज्यादा टाइम दे दो, ये एक वीक में, क्योंकि फिर आपके मैथ्स और साइंस के एग्जाम बैक टू बैक होगी, आप समझना, ठीक है? क्योंकि जनवरी मंथ में, तो अभी मैथ्स और साइंस आप पूरा खत्म कर लो। बाकी के सब्जेक्ट आपके कौन से बचे? एसएस, इंग्लिश एंड हिंदी। इसमें जो भी बाकी का पोर्शन बचेगा वो आप जनवरी में कवर कर सकते हो। तो अभी अगर वीक में 6 डेज है, यू कैन डिवाइड लाइक दिस, 2 डेज फॉर मैथ्स, 2 डेज फॉर साइंस, बाकी के 2 डेज इन बाकी के 2 डेज में 1 डे फॉर एसएस, 1 डे फॉर इंग्लिश हिंदी। Are you getting my point? For December and January, right? That means for this 1 month, December and January, every week 2 days maths, 2 days science, 1 day SS, 1 day English Hindi. क्लियर एवरीवन? ये एक मंथ में आपका टारगेट क्या है? मैथ्स एंड साइंस फुल फिनिश, पूरा का पूरा 100% फिनिश कर देना है, ये आपका टारगेट है। अवंती के साथ आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। फिर एसएस, इंग्लिश एंड हिंदी, उसमें कितना खत्म होना चाहिए? उसमें 70% तक खत्म हो जाना चाहिए, अप टू 70%, राइट? आप 70% टारगेट रख दो कि मिनिमम 70% आपका फिनिश हो जाना चाहिए, हो जाएगा आराम से। एम आई राइट? 70% तो कर लोगे, हाँ या ना? आराम से। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। इतना क्लियर हो जाएगा? अब समझो, अब जनवरी से आपको कितना टाइम मिलने वाला है, राइट? अब यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेट डेट ले लो, 8 जन टू 8 फेब, ओके? इसके बाद मान लो कि आपकी बोर्ड्स एग्जाम है, थोड़ी डेट्स आगे पीछे होंगी, ये 1 मंथ। अब आपका मैथ्स एंड साइंस आपने पूरा पढ़ लिया है, हाँ या ना? मैथ साइंस पूरा पढ़ लिया है, मैथ साइंस आपका 100% फिनिश हो गया। तो यहाँ पे अब 1 मंथ में सिर्फ अवंती एग्जाम्स होगी। अवंती एग्जाम्स के साथ सिर्फ आपको क्या करना है पता है? मैथ्स एंड साइंस रिवाइज करो एंड एग्जाम दो, रिवीजन एग्जाम, रिवीजन एग्जाम, रिवीजन एग्जाम, रिवीजन एग्जाम। इतना क्लियर? ओके, रिवीजन एग्जाम, रिवीजन एग्जाम। अब ये रिवीजन एग्जाम में उसके साथ आपके पास अब है एसएस, इंग्लिश एंड हिंदी। अब आपको याद हो अवंती में हमने एग्जाम कैसे रखी थी लास्ट टाइम, समझना। यहाँ पे हमारे पास 1 मंथ में 4 वीक्स होते हैं, राइट? वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। हर वीक में एक मैथ्स एग्जाम, एक साइंस एग्जाम होती है। इधर मैथ्स एग्जाम, इधर साइंस एग्जाम, इधर मैथ्स, इधर साइंस, इधर मैथ्स, इधर साइंस, इधर मैथ्स, इधर साइंस। हर एग्जाम के बीच में 2-3 दिन मिलते हैं। याद है एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। याद है? ओके। तो अब ये वाला एग्जाम है ना, ये वीक में आपको कोई ब्रेक लेना ही नहीं है। ये मंथ में तो मैंने बोला आपको एवरी संडे आप रिलैक्स हो जाओ। अरे, जनवरी से फरवरी में संडे आपको रिलैक्स नहीं होना है, यहाँ पे भी हाफ डे आपको रिलैक्स होना है एवरी संडे। यहाँ पे नो रिलैक्सेशन एट ऑल, यहाँ पे संडे रिलैक्सेशन आप भूल जाओ, ठीक है? अब मंडे की एग्जाम से पहले तो आप मंडे को रिवाइज करोगे, मतलब मैथ्स के एग्जाम से पहले तो आप मैथ्स को रिवाइज करोगे, साइंस के एग्जाम से पहले तो आप साइंस को रिवाइज करोगे। यू कैन टेल मी यस एवरीवन? कुछ तो बोलो, हाँ या ना? ओके। मैथ्स के एग्जाम से पहले आप मैथ्स को रिवाइज करोगे, साइंस के एग्जाम से पहले आप साइंस को रिवाइज करोगे, क्योंकि 4 मैथ्स के एग्जाम एंड 4 साइंस के एग्जाम तो होने वाली है। ओके, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो जाएगा साथ में, बट साइंस की पूरी एग्जाम साथ में होती है। तो एक वीक में से कितने दिन आपके मैथ्स एंड साइंस में चले गए? 1 2 3 4, 4 दिन चले गए, हाँ या ना?
3 दिन बचे, कितने सब्जेक्ट बचे? 3 सब्जेक्ट, 3 days 3 सब्जेक्ट, एम आई करेक्ट? हाँ या ना? ओके, अब आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट में 30% बचा हुआ है। आपका हो गया एसएस, आपका हो गया इंग्लिश, आपका हो गया हिंदी। तो पहले ना आप एसएस पकड़ लो, ये जो आपका पहला वीक होगा ना, तो इधर आपको और 3 दिन मिल रहे हैं, ये एसएस एसएस एसएस, इधर एसएस खत्म, पहले वीक में आपका एसएस खत्म हो जाना चाहिए। क्लियर एवरीवन? 30% पोर्शन, हर रोज 10-10 घंटे आप एसएस पढ़ोगे, 10 घंटे 20 घंटे 30 घंटे, एसएस खत्म हो जाएगा। कुछ तो बोलो, कुछ स्टूडेंट्स तो अभी आराम करने लगे, हाँ सर खत्म हो गया आराम। यस, ये सिर्फ प्लान है, दिस इज ओनली प्लान। प्लान करने से कुछ खत्म नहीं होता, प्लान करने से तो मैं तो अभी ऐसे प्लान कर दूं, मैंने करोड़ों रुपए खड़े कर दिए, अंबानी के बाजू में मेरा घर है। तो दिस इज ओनली जस्ट प्लान, ये आपको रियलिटी में कन्वर्ट करना है। सेकंड, एसएस के बाद अब आपका बचा है इंग्लिश एंड हिंदी, तो पहले आप इंग्लिश खत्म कर दो, राइट? इंग्लिश के लिए आपने 2 दिन दे दिए, इधर हिंदी के लिए 1 दिन दे दिया, हिंदी के लिए 1 और दिन दे दिया, तो यहाँ पे अब आपका सब कुछ खत्म, इंग्लिश एंड हिंदी भी खत्म। फिनिश एसएस, फिनिश इंग्लिश, फिनिश हिंदी। क्लियर एवरीवन? क्लियर? एसएस इंग्लिश हिंदी, दैट मीन्स आपका जनवरी एंड तक सब खत्म हो जाएगा, जनवरी एंड से भी पहले 20 जनवरी तक आपका सब खत्म हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। फिर अब ये वाले जो स्लॉट बचे हैं, 1 दिन 2 3 4 5, ये पूरा होना चाहिए आपका रिवीजन ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड एसएस। तो ये प्लान में आपका सब्जेक्ट भी सारे खत्म हो गए, आपका रिवीजन भी हो गया। ओके, अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आपने इतना रिवीजन अच्छे से कर लिया, ये सारी एग्जाम अच्छे से खत्म हो गई, तो क्या आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे या नहीं? हाँ या ना? अगर ये इतना ये इसमें हमने सारी चीजें इंक्लूड कर दी है, बोलो कोई चीज बाकी है? अब यहाँ पे क्या बाकी है मैं आपको बताता हूँ। 3 चीजें आप ट्राई कर सकते हो स्टूडेंट, सिर्फ 3 स्टूडेंट ट्राई कर सकते हो। ओके, 3 चीजें आप ट्राई कर सकते हो। क्या चीजें ट्राई करनी है समझो। इंग्लिश, हिंदी एंड एसएस का कोई पेपर नहीं है, अवंती में हम उसके पेपर नहीं ले सकते, बट आप घर पे तो दे सकते हो। एक ये वीक में एक एसएस का पेपर दे दो खुद, इधर एक इंग्लिश का पेपर दे दो खुद घर पे। ओके, खुद पेपर दे दो, खुद चेक करो, बोर्ड का कोई भी प्रीवियस पेपर उठा दो, एंड इधर हिंदी का एक पेपर दे दो खुद, हिंदी और कन्नड़ा। कन्नड़ा का होता है बोर्ड पेपर, स्टूडेंट आप कन्नड़ा के देने जाते हो सेकंड एग्जाम, सेकंड लैंग्वेज? कुछ तो बोलो हाँ या ना, कि सब हिंदी ही देने वाले हैं? अच्छा यस, कन्नड़ा का। ओके, सो लास्ट वीक में एक एक पेपर भी आप दे दो, राइट? एसएस, इंग्लिश, हिंदी और कन्नड़ा। हाँ, हमारे टाइम पे हम गुजराती का देने जाते थे। सो गुजराती एंड संस्कृत, 7 पेपर्स होते थे एंड कंप्यूटर। तो मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएस, गुजराती, संस्कृत एंड एसएस, ये होता था। संस्कृत शायद थर्ड, राइट? एनटीएससी एग्जाम ऑन 24 जान, वो बीच में आपको सेट करना है। ओके, वो आपको सेट करना है बीच में। मैं पहले बोर्ड्स के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। बोर्ड्स का शेड्यूल क्लियर सबको, एवरीवन? इस तरीके से आप अब सी, दिस इज वन बेस प्लान, इसको आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो। ये प्लान आपके सामने रहना चाहिए, प्लान आपके सामने रहना चाहिए, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करके ये 2 महीना अगर ये प्लान आपने फॉलो किया, देखो ये प्लान में सारी चीजें कवर हो गई है। अगर 9 महीने में आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो हर एक स्ट्रांग चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। कोई चैप्टर अगर आपका वीक है, तो वो वीक चैप्टर आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, सारी चीजें रिवीजन होने के बाद पहले आपके मैथ्स एंड साइंस का पूरा रिवीजन खत्म हो जाएगा, इधर दिसंबर जनवरी में आपकी पूरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। फिर आप अच्छे से एग्जाम देके मैथ्स साइंस में प्रो बन सकते हैं। पैरेलली मैथ्स साइंस में प्रो बनते बनते आप इंग्लिश एंड एसएस खत्म कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे इंग्लिश एसएस आप 70% खत्म कर दोगे, यहाँ पे बाकी का 30% फिनिश कर दोगे 2 वीक में। जैसे इंग्लिश हिंदी खत्म हो जाएगा, 1 वीक उन सबको रिवाइज कर दोगे, रिवाइज करने के बाद लास्ट वीक में एक एक पेपर उनका भी दे दोगे। तो एक ये मिनी बोर्ड एग्जाम आपने ऑलरेडी दे दी है। इतने सारे पेपर्स देने के बाद आप बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाओगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू वेल। जो जो पुराने अवंती स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही होगा, 9th में इतनी सारी एग्जाम देने के बाद स्कूल की एग्जाम देने के लिए गए, फिर स्कूल की एग्जाम क्या लगती है वो टाइम पे? ये मंथ आपकी मेंटालिटी पूरी हो जाती है, आपकी साइकोलॉजी ऐसे बन जाती है कि नींद से भी उठ के पेपर देंगे ना, लिख के दे दोगे। हाँ या ना एवरीवन? सेम आपके सीनियर से पूछ लो, ये सारी एग्जाम देने का फायदा ये है कि आपके मार्क्स ना मिनिमम 5% to 10% इंक्रीज हो जाते हैं। अगर ये एग्जाम्स में जो भी स्टूडेंट 70% मार्क्स ला रहा है, तो हम बोलते हैं बोर्ड्स में तो मिनिमम 70% आने ही आने हैं, प्रोवाइडेड दैट वो 70% मार्क्स चोरी के नहीं है। क्योंकि अभी मुझे ये वर्ड बोलना बहुत जरूरी हो गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बी ऑनेस्ट,
अभी तक के एग्जाम में जो भी चोरी की हो, जो भी था, वो सारी चीजें भूल जाओ एंड अभी इस पे अच्छे से ध्यान दे दो। एंड ये प्लान के रिगार्डिंग अभी आपको कुछ भी डाउट पूछना है तो आप पूछ सकते हो। थर्ड चीज, अभी ये चैट बॉक्स में बोल रहे थे सर अभी हमारे दिसंबर में भी असाइनमेंट शुरू हो गए हैं। यस होंगे। सी, अब वो आपके ऊपर आप किस पे फोकस कर रहे हो। अगर आप बर्डन पे फोकस करोगे तो फिर बर्डन ही दिखेगा। अगर आप अपॉर्चुनिटी पे फोकस करोगे कि इवनिंग का पूरा स्लॉट फ्री है, वहां पे टाइम है ही नहीं, और असाइनमेंट को ऐसी अपॉर्चुनिटी लोगे कि असाइनमेंट के हिसाब से आप ये अपना शेड्यूल प्लान कर लोगे तो काम और आसान हो जाएगा। आपका दोपहर का पूरा टाइम पूरा खाली है, रात का पूरा टाइम पूरा खाली है, तो जब भी आपको नींद आए, जब भी आपका वीक टाइम हो, वहां पे आप असाइनमेंट लिख सकते हो। आया ना? असाइनमेंट आप रिवीजन करके लिख सकते हो, असाइनमेंट वाइज आप पढ़ सकते हो। पहले जो असाइनमेंट आपको खत्म करना है उसके चैप्टर्स खत्म कर दो एंड लिख दो। ओके सर, लैब मैनुअल राइटिंग और दे रहे हैं और नोट्स भी देंगे, लोड रहेगा। ओके यस, ये रहेगा। सी, बर्डन ऑलवेज रहेगा, बर्डन 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 ऑलवेज रहेगा। वो आपके ऊपर है। आपको क्या लगता है कि जो ये बोर्ड टॉपर्स आप देखते हो वैसे ही बन जाते हैं? बस वो नींद से उठे, बोर्ड एग्जाम देने गए और टॉपर बन गए? क्या आसान है? हलवा है क्या? 100 आउट ऑफ 100 ले आते हैं, 90 मार्क्स लेके आते हैं, वो ऐसे ही बन जाते हैं? नहीं। समझो, एक चीज ऑलवेज ध्यान रखो, उनको भी इतने ही असाइनमेंट का बर्डन होता है। ये सारी हर हर बार अलग अलग लोड होते हैं, हर बार। इवन ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास आपकी जितनी फैसिलिटी नहीं है, वो बोर्ड्स के टॉपर बनते हैं। आपके जितनी फैसिलिटी मतलब आप अच्छे से घर पे रह रहे हो, आपको खाना पीना मिल रहा है, आपको मम्मी पापा का प्यार मिल रहा है, कंपेशन मिल रहा है, लाइट, सारे एटमोस्फेयर आपके घर पे बहुत अच्छे से, आप आराम से बैठ के पढ़ पा रहे हो। ऐसे लोगों की स्टोरीज भी आपने देखी होगी। जब भी बोर्ड्स का रिजल्ट आता है, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के गार्ड के लड़के, राइट, मोची पता है, मोची के लड़की, ऐसे लड़के जो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के डॉक्टर बने, पढ़ाई करके बोर्ड के एग्जाम निकाली, स्कॉलरशिप पे पढ़ पढ़ के डॉक्टर बने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दो चीजें होती हैं, एक होती है नेसेसिटी एंड एक होती है फैसिलिटी। इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास नेसेसिटी की चीजें नहीं है। नेसेसिटी की चीजें बस उनको पढ़ने के लिए पेन पेपर चाहिए, वो नहीं है। जब लॉकडाउन हुआ था ना, ये सारी चीजें मिल नहीं रही थी, स्टेशनरी में से किताबें और ये नहीं मिल रही थी। आपके सीनियर्स में से एग्जांपल देता हूँ, क्लास 11 जेई स्टूडेंट, उसके पास लिखने के लिए किताबें नहीं थी, लिखने के लिए पेन नहीं थी। वो पुरानी पेंसिल्स निकाल के उसको शार्पनिंग करके, पुराने कैलेंडर निकाल के वहां पे नोट्स लिख रहा था। सोचो, मैथ्स की फॉर्मूला बुक, रेगुलर बुक, उसने सारी वो कैलेंडर के कोने कोनों में बनाई है। ये एक होती है नेसेसिटी। जिन स्टूडेंट्स के पास नेसेसिटी नहीं होती है ना, उन्हें पता होता है कि ये पढ़ाई की वैल्यू क्या है, वो मेहनत करते हैं, वो बोर्ड के एग्जाम क्लियर करते हैं। एंड एक तरफ होती है फैसिलिटी। हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटी है, हम कुछ कुछ स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स अवंती में जाना चाहते हैं, कोचिंग में जाना चाहते हैं, बट उनके पास पैसे नहीं होते। ऐसे लोग टॉप करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। हमारे पास सारी फैसिलिटी है, हमारे पास स्कूल की फैसिलिटी है, हमारे पास अवंती की फैसिलिटी है, हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास मोबाइल है, हम अच्छे से बैठ के पढ़ सकते हैं। इवन आपके पापा को बोलो, आपके मम्मी को बोलो, आपके लिए कुछ भी लेने के लिए तैयार है। जब मैंने ग्रुप में डाला था सभी स्टूडेंट्स को वीडियो ऑन रखना है, पेरेंट्स के मैसेज आने लगे, सर हमारे पास वेबकैम नहीं है, हम खरीद लें क्या? मैंने बोला नहीं सर, कोई जरूरत नहीं वेबकैम खरीदने की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो अपने लिए खुद नहीं खरीदेंगी। उन्हें अगर घर के लिए भी कुछ लाना होगा ना, उन्हें अगर खुद के लिए कुछ जरूरत होगी, शायद उनके मोबाइल का स्क्रीन गार्ड टूट गया होगा या पूरी स्क्रीन टूट गई होगी, 2000 की स्क्रीन आएगी चाइना की डुप्लीकेट, वो भी वो नहीं खरीदेंगे। पर आपके लिए वेबकैम पहले ले आएंगे 2000 रुपए का, अगर आप बोलोगे तो। भले आपको जरूरत है या नहीं, वो आपके लिए फैसिलिटी होगी तो पहले लेके आएंगे। वो अपनी नेसेसिटी नहीं देखेंगे बट आपकी फैसिलिटी पहले देखेंगे। दिस आर द पेरेंट्स। वही सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी, राइट? वही सेम चीज, आपके पेरेंट्स आर द योर ग्रेटेस्ट मोटिवेशन। कभी भी आपको ये बोर्ड्स एग्जाम में बर्डन दिखे, प्रेशर दिखे ना, तो अपने पेरेंट्स को देख लेना। पेरेंट्स से पूछना कि पापा आपने आपकी लाइफ में ये सब अचीव कैसे किया, मम्मी आपकी स्टोरी बताओ, तुरंत मोटिवेशन आ जाएगा एंड तुरंत बैठने के लिए पड़ जाओगे। रिस्पेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी। एक बार उनकी स्टोरी सुनो। वो, जैसे आप इतनी अच्छी टाउनशिप में रह रहे हो ना, टाउनशिप में रहना लोगों का सपना होता है। लोगों का सपना होता है कि इतने हाई फाई लोगों के बीच में रहना। एक नॉर्मल सोसाइटी में रह के देखो, जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं होते आपके आसपास वाले, वहां के आसपास लोगों का इतना न्यूसेंस होता है ना, वो आपको पढ़ने नहीं देते हैं। इस तरफ झगड़ा हो रहा है, उस तरफ झगड़ा हो रहा है, उस तरफ झगड़ा हो रहा है, आप कैसे पढ़ पाओगे? बोलो, पढ़ पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। सो दिस इज द थिंग। आपके पास इतनी सारी फैसिलिटी है, मैं बस यही बोलूंगा, मेरा कोई एम नहीं है कि मैं आपको इंसल्ट करूं, नो, नॉट एट ऑल। मैं बस बता रहा हूँ, आई एम जस्ट शोइंग यू ट्रू फेस कि दिस इज द सोसाइटी, दिस इज द लाइफ, कि हमें इतनी सारी चीजें मिली हैं। अब जो भी 9 महीना होना था वो हो गया। अब ये 2 महीने हमारे पास हैं। ये 2 महीने बस हमें आर या पार,
हमें उतरना है, हमें करना है। जैसा कि मैंने बोला था, राइट, यू शुड बी माई फैंटास्टिक 50, कि ये हमारे 50 के 50 अवंती स्टूडेंट्स का रिजल्ट खतरनाक आना चाहिए। मैं सबको ऐसे चीड़ फाड़ के बोलना चाहिए कि यस ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। जैसे आपका क्लास 9 का पोस्टर बना था, ऐसे क्लास 10 का खतरनाक पोस्टर, मतलब सभी स्टूडेंट्स आने चाहिए वो पोस्टर में। 2 पोस्टर बनने चाहिए इस बार। 2 पोस्टर प्रिंट निकाल के मुझे लगाने ऑफिस में। पुराने वाले भी मैं विभिन्न लगा सकता हूँ प्रिंट करके, बट ऑफिस ओपन हो तो मैं चाहता हूँ आपके नए वाले लगे, खतरनाक वाले, कि ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये स्टूडेंट ने इतना इंप्रूवमेंट किया। 9th में 50% से 10th में 75% पे पहुंचा लॉकडाउन में। कोई मुझे आके बोले तो सही कि लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हो पाई, आपका एग्जाम्पल लेके मैं दिखाऊंगा। अब बोलो पढ़ाई नहीं हुई, ये चीजें हैं। सो बस आपके ऊपर है। एंड वन मोर थिंग, आप जितने भी अच्छे मार्क्स ला रहे हो, जितनी भी अच्छी लाइफ बना रहे होगे 10th के बाद जो भी, उसका पूरा फायदा आप ही को होने वाला है। बोलो ये पूरी लाइफ किसकी बनेगी? 10th के में अगर अच्छे मार्क्स आ गए, क्या मेरी लाइफ अच्छी बनेगी? बोलो, टेल मी, क्या आपकी लाइफ अच्छी बनेगी? ऑब्वियसली आपकी लाइफ अच्छी बनेगी। आज की लाइफ अच्छी बन भी गई, क्या कभी आपके पापा ने आपको बोला, कभी आपके मम्मी ने आपको बोला तुझे इतने मार्क्स लाने ही है, तुझे 95% मार्क्स लानी है, तुझे 99% मार्क्स लानी ही है, तुझे लाखों करोड़ों रुपए कमाने हैं और उसमें से इतने करोड़ रुपए मुझे देने हैं, आपकी स्टडी के पीछे इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज खर्च करते हैं, कभी बोला कि 10th में मैंने तेरे पीछे इतने खर्च किए हैं, आगे जाके तुझे इतने रुपए मुझे देने हैं? कभी बोला है? टेल मी एवरीवन, नो। सो एंड आपको अभी ये तब पता चलता है जब आपको पैसे खर्च करने होंगे, right? जब आपको पैसे खर्च करने होंगे तब ये चीजें पता चलती है। सो दिस इज द ट्रू लव। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आगे वाले 9 महीने जितने भी गए, दिस इज द लाइफ, दिस इज द स्ट्रगल फॉर एनी एग्जाम। कुछ दिन अच्छे गए होंगे, कुछ दिन बुरे गए होंगे, उन सबको अब समराइज करने का टाइम आ गया है। उन सबको अगर 2 महीने अच्छे से समराइज करोगे, आप अकेले नहीं हो एज यूजुअल। वो 9 महीने में भी अकेले नहीं थे, मैं ऑलवेज आपके साथ था, हम ऑलवेज आपके साथ हैं। मैथ्स में कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, आई एम ऑलवेज विथ यू। साइंस में, फिजिक्स में कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, विष्णु सर आपके साथ है। केमिस्ट्री में कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, अंजना मैम है। बायोलॉजी में कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, राजेश सर है। स्कूल के और भी कोई दूसरे सब्जेक्ट में आपको डिफिकल्टी आ रही है, स्कूल के टीचर्स आपके साथ हैं। बर्डन ऑलवेज रहेगा, प्रेशर ऑलवेज रहेगा। कोई भी डायमंड डायरेक्ट डायमंड नहीं बनता। डायमंड की स्टोरी आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, हाँ या ना? डायमंड कैसे डायमंड बनता है? जो आपके फॉसाइल सालों से, कितने हजारों सालों से जमीन के अंदर जब इतना टेम्परेचर एंड प्रेशर सहन करते हैं ना, तब जाके वो डायमंड बनते हैं। पढ़ा है? डू यू नो अबाउट द स्टोरी ऑफ डायमंड, कि डायमंड कैसे बनते हैं, हाँ या ना एवरीवन? राइट। सो यस, तो वो जो आपके कार्बन इतना प्रेशर एंड टेम्परेचर सहन करता है जमीन के अंदर इतने सालों तक, तब जाके वो डायमंड बनता है। तो जब भी आपको प्रेशर एंड टेम्परेचर है ना, कि अगर ऐसा लगे अरे इतना बर्डन है, इतना बर्डन है, तो तभी आप डायमंड बनोगे। वो टाइम था, चलो मैंने आपको संभाला, मैंने आपको बोला कि चलो इतना प्रेशर है, बर्डन है, कुछ क्लास हम रिलैक्सेशन कर लेंगे, ये कर देंगे, बट अभी नहीं। अभी ये 2 महीना ऐसा टाइम है कि कितना भी प्रेशर आ जाए, कितना भी असाइनमेंट दे दे, कितना भी लैब मैनुअल दे दे, अभी ये नहीं सोचना है कि इतना असाइनमेंट आया, इतना लैब मैनुअल आया। अभी ये सोचना है कि ये असाइनमेंट आया कैसे निकालूंगा, ये असाइनमेंट के साथ मेरी स्टडी कैसे मैनेज करूंगा, असाइनमेंट वाइज में मेरा रिवीजन प्लान कर दूंगा। ये चैप्टर का रिवीजन मुझे बाद में करना था, नो प्रॉब्लम, असाइनमेंट पहले आए, पहले रिवीजन करके फिर असाइनमेंट लिख दूंगा, तो असाइनमेंट मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। लैब मैनुअल आइए, कोई काम की नहीं है, ठीक है, मैं मेरे हिसाब से लैब मैनुअल सेट कर दूंगा, बट कैसे भी करके लैब मैनुअल मुझे 1 आवर में खत्म करना है, ताकि उसके बाद 2 आवर्स में पढ़ाई कर सकूं। हम क्या करते हैं, अरे बाप रे लैब मैनुअल आ गया, 2 घंटे तो लैब मैनुअल के टेंशन में निकाल देते हैं। तो लैब मैनुअल जो 1 घंटे में खत्म होनी होती है, वो 3 घंटे में खत्म करते हैं। एम आई राइट? क्या ये होता है? वहीं पे अगर आप जोश लगा दोगे तो लैब मैनुअल 1 घंटे में खत्म करके पूरा निपटा दोगे। सो दिस इज इट, राइट, दिस इज व्हाट दैट मुझे लगा कि कल का वो पूरा न्यूज पढ़ के कि ये चीजें जरूरी है। एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू आस्क मी अबाउट दिस थिंग, यू कैन आस्क मी, राइट, एंड देन वी कैन स्टार्ट अवर सेशन, राइट। कि आपके 2 महीने में आपका क्या क्या है, राइट? 2 महीने में आपको जो भी प्रॉब्लम है, 2 महीने में ये पूरा प्लान है, किस तरीके से प्लान करना है। प्लान के रिस्पेक्ट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज आस्क मी। यस, वन स्टूडेंट इज आस्किंग लैब मैनुअल 1। लैब मैनुअल में मैं यही बता रहा हूँ कि लैब मैनुअल किसी भी चीज को लेके अगर बर्डन लेके बैठोगे ना, कि अरे ये मेरा इतना बर्डन नहीं, मुझे खत्म करना है, खत्म कर, मतलब बर्डन लेके बैठोगे, अरे बाप रे लैब मैनुअल दे दिया, ये हो गया, वो हो गया, कैसे हो पाएगा, क्या हो पाएगा, तो कभी खत्म नहीं होगी। 2 घंटे हम उसके टेंशन में ही टेंशन में ही निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब लैब मैनुअल आपकी हो जाएगी, तब वो काम बहुत ही आसान हो जाता है कि चलो ये खत्म हो गया। बट वो वाला जो टाइम होता है ना, जो लैब मैनुअल आपको खत्म करना है, वो टाइम पे आपको मेंटालिटी कैसे रखनी है सबकॉन्शियस माइंड में, वो इंपॉर्टेंट है।
सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप ये मेंटालिटी रख रहे हो ये बर्डन है तो बर्डन हो जाता है। लेकिन आप ऐसा रखोगे कि इसको मुझे 1 घंटे में फिनिश करना है, तो आपको दिमाग फिर उस वे में दिमाग दौड़ाने लगेगा, उस वे में आइडिया जंप करने लगेगा कि किस तरीके से आप 1 आवर में फिनिश कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे आइडियाज आएंगे। एंड फिर आप देखना, आपको खुद पता नहीं चलेगा कि अरे मैं 1 घंटे में भी लैब मैनुअल खत्म कर सकता था, मुझे तो पता ही नहीं था। क्या मैं 1 घंटे में भी लैब मैनुअल खत्म कर सकती हूँ? मुझे पता ही नहीं था। वो कैसे हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, then yes, just a minute. So few students are asking few questions. Sir, how many hours do you prefer us to read in a day? It depends on you. मैं अभी के लिए ये बोलूंगा, नवंबर दिसंबर में जितने मैक्सिमम आवर्स दे सकते हो उतने सारे आवर्स दे दो, कुछ बाकी मत रखो। नवंबर तो अब खत्म ही हो गया, दिसंबर जनवरी, दैट मीन्स आपका पूरा बैलेंस्ड वे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुबह शाम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो। 7 आवर्स टू 7.5 आवर्स की आपकी स्लीप हो गई, सुबह थोड़ी एक्सरसाइज हो गई, क्लासेस का एडेक्वेट टाइम हो गया, क्लासेस के बाद होमवर्क हो गया, एंड फिर पढ़ाई। जितना टाइम मिल रहा है सारा का सारा पढ़ाई में दे दो, राइट। इट मे बी अगर टोटल स्कूल के टाइम और सारे टाइम मिला के 10 आवर्स जितना हो रहा है टोटल, तो इनफ है, बोर्ड्स के लिए इतना काफी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एवरी डे 10 आवर्स। 10 आवर्स मीन्स उसमें आप मान लो अवंती तो 1.5 आवर हो गया, स्कूल आपका 3 आवर्स हो जाएगा, तो 3 एंड 4 आवर्स तो यहीं पे निकल गए। उसके अलावा 5 to 6 आवर्स का आपका स्टडी होना चाहिए। इतने में आप अच्छा खासा स्कोर कर लोगे, एनीवन। ओके, एंड सिर्फ क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऐसे काउंट करते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, ओके मुझे 6 आवर्स पढ़ना है, अभी कितना टाइम हुआ है, ऐसे घड़ी लेके बैठ जाएंगे, ओके 1 आवर, ओके अभी तो 1 आवर हुआ है और 2 आवर इंतजार करता हूँ। ऐसा नहीं चलेगा। आप जब पढ़ रहे हो तो 1 आवर पूरा का पूरा ध्यान उधर ही होना चाहिए। उसमें आप प्रोमोडोरो टेक्निक्स एंड वो भी यूज कर सकते हैं। 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट फ्रेश हो जाओ। वो आपके क्लास में बोला है मैंने प्रोमोडोरो टेक्निक के बारे में, आपको पता है प्रोमोडोरो टेक्निक, राइट? यस। सो वो सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। चलो फिर सर, देन हाउ टू प्रिपेयर फॉर द प्री बोर्ड्स। देखो, प्री बोर्ड्स अभी के लिए आपके स्कूल वालों ने कुछ बोला नहीं है, राइट? तो अभी इसी हिसाब से चलते रहो। प्री बोर्ड्स अभी स्कूल वालों ने कुछ नहीं बोला, तो अभी इसी हिसाब से चलते रहो। प्री बोर्ड्स आपका होगा तो इसके बाद ही होगा, ये जनवरी में होगा यहाँ पे, ठीक है? तो जब प्री बोर्ड्स होगा तो उसका हिसाब से आप शेड्यूल आगे पीछे कर सकते हैं, थोड़ा शेड्यूल आप आगे पीछे सेट कर सकते हैं, राइट? बाकी इस वे से पढ़ोगे तो बोर्ड्स प्री बोर्ड सारी प्रिपरेशन हो ही जाएगी। देन sir, completing all the subjects in December and starting revision in January is good plan. Very good plan. All plans are good until and unless you are working on it, right? तो आप जब तक वो फॉलो कर पा रहे हो दैट इज गुड। फॉलो नहीं हो पा रहा है तो प्लान मॉडिफाई करना पड़ेगा। सर, स्कूल और अवंती के नोट्स भी मेंटेन करने हैं? हाँ, राइट। अब वो आप पे डिपेंड करता है। अब देखो, अभी ये टाइम ऐसा है कि पूरे साल आपने कुछ नोट्स मेंटेन नहीं की, तो अभी एंड में अगर 2 महीने सारी नोट्स बनाने जाओगे तो कुछ नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जो नोट्स मेंटेन नहीं हुई, जो कोई चेक नहीं करने वाला, पूरे साल नहीं बनाया, तो अभी मत बनाओ। 2 महीना, 1 ही महीना है, अभी सिर्फ पढ़ लो। लेकिन मैथ्स में जो मैंने बोला है, मैं चेक करने वाला हूँ तो वो मुझे चाहिए, एंड वही आपको एग्जाम में काम आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उसमें किसी ने आपकी नोट्स चेक की नहीं है पूरे साल, आपको बनानी है नहीं, असाइनमेंट के टाइम आपने कुछ लिखा नहीं लिखा, वो हो गया, तो अभी वापस पहले से लिखने की जरूरत नहीं है, अभी उसको पढ़ लो पूरा। अभी वो पूरे उसके चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर और वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, उसको पढ़ लो। इज इट क्लियर? राइट? थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे 10 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई, उस तरीके से बेटर रहेगा। ओके, मेरा स्टूडेंट्स कैमरा क्यों ऑफ करते जा रहे हैं सब? सर, फॉर सम टाइम हमारे में पढ़ाई का जोश रहता है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद उतर जाता है। प्लीज से सॉल्यूशन फॉर दिस। तो वो जोश जगाए रखने के लिए आपका रीजन क्लियर होना चाहिए, वाई ये जोश आपको क्यों चाहिए। जोश के लिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। चलो, मैं क्यों मेरा जोश हर बार बना रहता है, लेट मी शो यू दैट। आपका एक विजन बोर्ड होना चाहिए। यस, 120 सेलिंग सर, डिस्ट्रैक्शन भी हो रहा है बहुत, एग्री। आपको आपके डिस्ट्रैक्शन आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। चलो, आज लग रहा है 10 M 12 तो साइड पे रह जाएगा। कैन यू सी दिस? दिस इज समथिंग कॉल्ड माय विजन बोर्ड। ये पीसी में अगर ये मेरे पास हो, आई कैन शो यू। ओके,
ये रुको रुको, एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं चैट बॉक्स में, मैं एक एक करके आ रहा हूँ, राइट, एक एक करके आ रहा हूँ सभी चीजों पे। तो पहले मैं आपको ये चीज का आंसर दे रहा हूँ कि पढ़ाई का जोश कैसे मेंटेन करना है। 2 दिन जोश रहेगा, जैसे अभी वो आशीष सर ने बोला है मोटिवेशन स्पीच हो गई, तो फिर हम आज पढ़ लेंगे, फिर वापस जैसे थे वैसे। सो दिस इज कॉल्ड माई विजन बोर्ड, कैन यू सी दिस विजन बोर्ड एवरीवन? ओके, ये दिख रहा है थोड़ा बहुत। इसकी सॉफ्ट कॉपी मेरे पास यहाँ पे नहीं होगी पीसी में शायद। लेट मी चेक इफ आई एम हैविंग। हाँ नहीं, वो इसमें नहीं होगी क्योंकि वो मैंने हार्ड ड्राइव में निकाल दिया था। ठीक है। सो एंड वन मोर थिंग इज देयर, आपको क्लास 9 एंड क्लास 10 दोनों की स्टार्टिंग में बोला था मैंने आपको ये बनाने के लिए। दिस इज माई ड्रीम रिजल्ट, कैन यू सी दिस ड्रीम रिजल्ट एवरीवन? ये कुछ दिख रहा है, एक मार्कशीट, राइट? दिस इज मार्कशीट, थोड़ा बहुत। ओके, सो द थिंग इज, जब मैं पढ़ाई करता था एमटेक तक, हर सेमेस्टर के लिए मैंने मेरी मार्कशीट बना दी थी। जब मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था, ये कर रहा था, मार्कशीट मतलब ये मेरा गोल रहता था कि जैसे ये मेरे एमटेक के फाइनल ईयर का था, तो एमटेक फाइनल ईयर में मुझे रिसर्च पेपर पब्लिश करने दो, ये मेरा गोल था। प्रोजेक्ट में मुझे 100% रिजल्ट चाहिए, फिर गेट में मेरा इतना स्कोर आना चाहिए, वो सारी चीजें, हर सब्जेक्ट में मेरे कितने मार्क्स आने चाहिए, वो सारा कैलकुलेट करके मैं लिख देता था, क्योंकि आपका गोल रहता है। फिर ये मार्कशीट आप कहाँ पे चिपका देते, जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वहां पे आप चिपका दोगे, वहां पे चिपका दिया कि ये मुझे मार्कशीट लाना है। जैसे हर एक सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट का मैं कैलकुलेट करके रख देता था कि ये सब्जेक्ट में इंटरनल एग्जाम इतने मार्क्स का होगा, एक्सटर्नल एग्जाम इतने मार्क्स का होगा, तो इंटरनल एग्जाम में मुझे इतने मार्क्स लाने, एक्सटर्नल में इतने लाने। मेरी कैपेसिटी 50 मार्क्स की है तो मैं 60 लेके ही आऊंगा, ऐसा करके। दैट मीन्स मेरी कैपेसिटी से 10% मुझे ज्यादा लाना है, इतना ही गोल मैंने दिया था। याद है आपको? याद है सबको कि 9th में जब मैं आपको पहली बार मिला था, 8 में आपके जितने मार्क्स आए उसके 10% ज्यादा मार्क्स आपको टारगेट रखना है 9th में। इन द सेम वे जब 9th से 10th शुरू किया, तो 9th में आपके जितने मार्क्स हैं उसके 10% ज्यादा मार्क्स आपके आने चाहिए 10th में। दिस शुड बी योर गोल, कि अगर 9th में आपके 70% मार्क्स हैं, योर गोल शुड बी 10th में आपके 80% होने चाहिए। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कोरोना आया, कोरोना का बाप आया, कोरोना की मम्मी आई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये आपका गोल है। आपका गोल मतलब आपका गोल वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए, हिमालय जितना स्ट्रांग, कोई उसे हिला नहीं सके। वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोला था स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप जानते होंगे, राइट? खास करके जब ट्रम्प इंडिया आए थे, फिर तो उन्हें और फेमस करके गए उनके प्रोनाउंसिएशन से। सो 70% अगर आपके 9th में, तो 80% आपका गोल होना चाहिए। अब ये गोल हासिल करने के लिए आप कैसे मेहनत कर सकते हो? तो 80% के हिसाब से अब आपको टारगेट करना पड़ेगा कि हर सब्जेक्ट में आप कितने मार्क्स ला सकते हो। जैसे 9th में मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएस, इन सब में आपके जितने मार्क्स थे, इन सबसे 10% ज्यादा मार्क्स आपको 10th में लाने हैं। मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएस, सब में अगर आपके 10% ज्यादा मार्क्स आ गए, तो अल्टीमेटली आपका रिजल्ट 80% बन जाएगा। यू कैन टेल मी यस? इस तरीके से आप आपकी मार्कशीट बना सकते हो। अब ये मार्कशीट को हर जगह पे चिपका दो। कहाँ पे चिपका दो? वो कपबोर्ड में चिपका दो जहाँ पे आपने सारे बुक्स रखे हैं, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो वहां पे इस मार्कशीट को चिपका दो। हर जगह पे जहां आप जाओ मार्कशीट दिखनी चाहिए। इवन सुबह उठ के जहाँ पे आप ब्रश करते हो वहां पे मार्कशीट होनी चाहिए। वॉशरूम में जहाँ पे आप बैठते हो वहां पे उसके सामने मार्कशीट होनी चाहिए। रात को सोते हो तो सो के जो दीवार या सीलिंग देख के सोते हो उधर मार्कशीट होनी चाहिए। दैट मीन सुबह शाम आपको बस ये मार्कशीट दिखनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यू कैन टेल मी यस, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ये आपके पास एक मार्कशीट होनी चाहिए। इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस इफ इट इज क्लियर टू यू। ओके, तो ये मार्कशीट आपको क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको क्यों ये बता रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मैं मार्क्स लाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये फंडा है, ये कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड का फंडा है। इससे आप लाइफ में बहुत सारी चीजें हासिल कर सकते हो। इससे क्या होता है, ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है कि मुझे इतने मार्क्स लाने ही, इतने मार्क्स लाने ही है। फिर कॉन्शियस माइंड सोचने लग जाता है कि कैसे लाऊंगा, क्या करूंगा, तो उस हिसाब से फिर आप पढ़ाई करते हो। अब सर हमें पढ़ाई बोरिंग लगती है, हमें मार्क्स बोरिंग लगते हैं, तो अब ये आपका विजन बोर्ड क्लियर होना चाहिए कि आप ये क्यों पढ़ना चाहते हो, इतने मार्क्स से आप क्या क्या हासिल करना चाहते हो। ठीक है, ये विजन बोर्ड मैं आपको दिखाता हूँ। तो विजन बोर्ड में जैसे ये मेरा विजन बोर्ड था, तो मैंने सबसे पहले इधर रख दिया था गोल्ड मेडल। कैन यू सी दिस हियर? गोल्ड मेडल। ओके, कि मैं पढ़ता था एमटेक में, तो मेरा मोटिवेशन ये था कि मुझे गोल्ड मेडल हासिल करना है।
तो मैं ये सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाऊंगा, भले मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है बट मैं पढ़ूंगा, पर जो मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा उसमें तो मुझे इंटरेस्ट है, हाँ या ना, राइट। सेकंड थिंग, ये सेकंड एक फोटो है, जो एक फोटो ऐसा इंटरव्यू पैनल का फोटो है जहाँ पे 3 लोग बैठे हैं, सामने मैं बैठा हूँ। तो एंड जो सामने मैं बैठा हूँ मतलब सामने एक बंदा बैठा है जो स्माइल कर रहा है कि यस मैंने इंटरव्यू क्लियर कर दिया, एंड विच वॉज द वेरी मोटिवेटिंग पिक कि मुझे एक इंटरव्यू क्लियर करना है, मुझे प्लेसमेंट उठाना है यहाँ से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि मैं पढ़ूंगा, मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा, फ्यूचर में मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, गोल्ड मेडल मिलेगा, मुझे एक अच्छी जॉब मिलेगी जो मुझे उठानी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? राइट, राइट। चलो, मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है बट गोल्ड मेडल में इंटरेस्ट है, हाँ या ना? ओके। जॉब हासिल करने में इंटरेस्ट है, हाँ। हासिल करने के बाद यहाँ पे मैंने चेक का फोटो रखा है, राइट, दिस इज चेक। ओके, चेक मीन्स कि इतना मंथली अमाउंट की मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, जब मेरे पास ये कंपनी आएगी तो ये कंपनी में इतना पैकेज मेरे पास होना चाहिए, वो उसमें इंटरेस्ट है हमें, हाँ या ना एवरीवन? पढ़ाई में हमें कुछ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, कुछ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं, बट फ्यूचर में जब हमें एक सिल्वर मेडल या एक अच्छी डिग्री लेने में इंटरेस्ट है, इंजीनियर या डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है, फिर वहां से एक अच्छी सैलरी अर्न करने में इंटरेस्ट है, हाँ या ना एवरीवन? फिर एक दूसरी चीज मैंने यहाँ पे रखी है, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स खेलने में इंटरेस्ट है, हाँ या ना? घूमने फिरने में इंटरेस्ट है, सारे फेस्टिवल एंजॉय करने में इंटरेस्ट है, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, यू कैन टेल मी यस। स्पिरिचुअली आगे बढ़ने में इंटरेस्ट है, ये भी स्पिरिचुअली वाला शायद आपको अच्छा ना लगे, मतलब स्पिरिचुअली वाला शायद आपको इंटरेस्ट ना हो अभी के लिए, बट यस। तो ये सारी चीजें कब बैलेंस हो पाएंगी, समझना, ये सारी चीजें लाइफ में कब आ पाएंगी? अगर आप अच्छे से घूमना फिरना चाहते हो, फैमिली फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करना चाहते हो सारे फेस्टिवल, वो आप तब इंजॉय कर सकते हो जब आपके पास अच्छा खासा इनकम आ रहा हो, एज वेल एज अच्छा खासा टाइम हो। लाइफ में ऐसे भी लोग अपने आप देखोगे आगे जाके कि जिनके पास पैसे बहुत हैं, कमा बहुत रहे हैं, बस उनके पास टाइम ही नहीं है ना, वो फैमिली फ्रेंड्स उनके साथ स्पेंड करने के लिए टाइम ही नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट्स के पास टाइम बहुत है, या कुछ लोगों के पास टाइम बहुत है बट पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, देखा है वैसा, हाँ या ना एवरीवन? क्लास 9th में आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था मेरे कुछ फ्रेंड्स का, कि जब जूनियर क्लास में मैं था आपकी जगह पे 8, 9, 10th में, तब क्या होता था, नवरात्रि होती थी, ये मेरे घर के बाहर ही नवरात्रि होती थी, मेरे घर के बाहर इधर मंदिर है सामने, तो बहुत जोर जोर से गाने शाने बजते थे, गरबा बजते हैं, तो मेरे सारे फ्रेंड्स जाते थे, मैं नहीं जाता था। वो मैं बोलते थे तू चल, मैं बोलता था नहीं मैं पढ़ लूंगा। पता नहीं तब मैंने सही किया गलत किया, मैं आपको बताता हूँ, तब मैंने पढ़ लिया, तब वो लोग नहीं पढ़े। अभी का टाइम है, अभी का टाइम है कि अब अच्छी खासी इनकम आ रही है, मेरे पास टाइम भी है नवरात्रि में खेलने का, मैं जाके खेल सकता हूँ। उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास टाइम है बट पैसे नहीं है, उनकी इनकम मैं अभी आपको नहीं बता सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी उनकी इनकम इतनी नहीं है कि घर पे राशन और वो सारी चीजें अच्छे से आ जाए, तो नवरात्रि खेलना तो बहुत दूर की बात होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? ओके, सो द थिंग इज लाइफ इज ऑल अबाउट डूइंग राइट वर्क एट राइट टाइम। जब पढ़ना होता है तब पढ़ना होता है, जब खेलना होता है तब खेलना होता है, तो उसके लिए फिर आपको टाइम एंड पैसे अपने आप मिल जाएंगे। अगर तब मिलेंगे ही नहीं, आपके पास लाइफ में टाइम और पैसे ही नहीं होंगे, तो ये सारी चीजों पे आप कब कैसे टाइम दे पाओगे? आपको स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता होगा, आप में से कई लोग होंगे जिनको बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता होगा, स्पोर्ट्स क्लब आपको बहुत पसंद होगा कि जाके पूरा दिन वहीं पड़े रहें, बट सोच लो कि आपको ऐसी जगह जॉब मिली जहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब है ही नहीं, या ऐसी जॉब मिली जहाँ पे 12-12, 13-13 घंटे आप काम कर रहे हो, स्पोर्ट्स के लिए आपको टाइम ही नहीं है, तो क्या आप खेल पाओगे? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? नहीं। तो वो तब कर पाओगे जब अभी पढ़ के ऐसी जॉब हासिल कर ली जहां पे आपके पास पैसे भी हैं, जहां पे आपके पास टाइम भी है, तो आप सारी चीजें हासिल कर पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट। तो अच्छे से मेहनत कर ली तो वो सारी चीजें, तो अब आप बोलो, अब आप मुझे बोल रहे थे कि सर हमारे पास पढ़ने के लिए जोश है, वो 1-2 दिन आता है फिर छूट जाता है, क्यों छूट जाता है? क्योंकि हमें क्लियर ही नहीं है ना, हमारा वाई क्लियर नहीं है कि हमें पढ़ना क्यों है, दिस इज योर वाई। तो आई थिंक अगर ये दो चीजें आप क्लियर कर दोगे, आपका रिजल्ट एंड विजन बोर्ड, कि आपको पढ़ना क्यों है, वाई यू हैव टू स्टडी, देन एवरीथिंग विल बी फाइन। इस तरीके से आप पढ़ाई को मजेदार बना सकते हो स्टूडेंट, कि हर बार डेफिनेटली एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहना, आपका वीक सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करना करना, ऐसे का एक टॉपिक पता नहीं चल रहा है, वो पूरा पढ़ना 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 पढ़ना, तो डेफिनेटली बोर लगेगा। बट अगर आप पढ़ोगे कि ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ ताकि मुझे ये चीज हासिल करनी है, तो डेफिनेटली हो जाएगा। हाँ यस वरुण राव, डेफिनेटली थोड़ा सा स्पोर्ट्स खेलना चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? एक हेल्थी बॉडी में ही हेल्थी माइंड रहता है, तो वो आप आपके हिसाब से मैनेज कर सकते हो, राइट, टाइम टेबल के हिसाब से। एवरीडे अगर आप हाफ आवर खेलने के लिए जा रहे हो, नथिंग बैड इन दैट,
बट वो हाफ आवर के चक्कर में फिर जाने में 1 घंटा जा रहा है, आने में 1 घंटा जा रहा है, दैट इज बैड। ओके, हाफ आवर आप फटाफट खेल के आ रहे हो एंड उससे स्टडी आपकी और इंप्रूव हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चंस क्या थे आपके? फिर तो ये है, हमें पढ़ने का जोश, जोश का आंसर ये है, डिस्ट्रैक्शन का आंसर भी ये है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हमें कब होता है, समझना डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है। हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो फिर हमारा डिस्ट्रैक्शन में हम कहाँ पे चले जाते हैं, वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रही होगी, उससे पूछ लेता हूँ, राइट। या फिर मोबाइल हो गया, टीवी हो गया। तो अभी डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलने का टाइम है 2 मंथ के लिए। डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलने के लिए आप क्या कर सकते हो, समझना। तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके डिस्ट्रैक्शन कौन से हैं। एंड डेफिनेटली मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपके डिस्ट्रैक्शन कौन से होंगे। ये टाइम पे आपका डिस्ट्रैक्शन सिर्फ एक ही है, जहाँ पे आप घर पे बैठे हो। मोबाइल मोबाइल मोबाइल, हाँ या ना एवरीवन? क्या आपका डिस्ट्रैक्शन मोबाइल है? यू कैन टेल मी यस, हाँ या ना? डेफिनेटली आइदर आपका डिस्ट्रैक्शन मोबाइल होगा या स्पोर्ट्स खेलना कूदना होगा। स्पोर्ट्स खेलना कूदना है, आप हाफ आवर खेल के आ जाओ, खत्म। अगर मोबाइल है, अब समझो दिस इज द सोशल डायलेमा हियर। एंड मोबाइल में भी मैं अगर आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ आपका प्रॉब्लम क्या है। ओवर थिंकिंग अगर किसी स्टूडेंट्स को हो रहा है, समझना, आई वॉज ऑल्सो वेरी बिग ओवर थिंकर, राइट। तो ओवर थिंकिंग का एक इलाज है, आधा घंटा खेल के आ जाओ। क्योंकि खेलने से आपकी बॉडी ये होती है, राइट, उसका पसीना निकलता है। खेलने कूदने में इंटरेस्ट नहीं, आधा घंटा चल के आ जाओ। ओवर थिंकिंग हो रहा है, सोचना बंद करो, ईयर प्लस डालो, गाने सुनो, चल के आ जाओ। चल के आ जाओगे, पूरी बॉडी एक्टिव होगी, वो अपने आप चला जाएगा, राइट। एंड जब भी ओवर थिंकिंग हो, सोचना ही छोड़ दो, क्योंकि सोचोगे तो ओवर थिंकिंग होगा ना। सोचना छोड़ दो मतलब क्या कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। मैं ओवर थिंक करता था तब क्या होता था। मैं यहाँ पे घंटों बैठ के गेट के लिए पढ़ता था, ओवर थिंकिंग में चला जाता था, मैं डायरेक्ट नीचे कूदता था, हाई कृष्णा हाई खुशी बुलाओ, पीटता था उनको। क्यों? उनको एक बार पीटो तो मुझे 10 बार पीटेंगे, वो इतना मारेंगे, ओवर थिंकिंग अपने आप निकल जाएगा। तो थिंक करने की कैपेसिटी निकल जाएगी। ऐसे लोगों के पास जाओ जहां पे आप थिंक करना ही छोड़ दोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे मम्मी पापा के साथ बात कर रहे हो, छोटे भाई के साथ बात कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो, एंड बेस्ट है बॉडी को एक्टिव करो, अपने आप ओवर थिंकिंग निकल जाएगा। इज दिस क्लियर? तो ओवर थिंकिंग के लिए मैं ये स्टेप सजेस्ट करूंगा कि जिनको भी ओवर थिंकिंग लग रहा है कि ये टाइम पे ओवर थिंक आ रहा है, वो आधे घंटे के लिए सोचना छोड़ दो एंड खेलने कूदने के लिए निकल जाओ। कहीं भी ऐसी एक्टिविटी में चले जाओ जहां पे आप वो हो जाओ, फिर आ जाओ। फिर वो टास्क मत लो जिस टास्क की वजह से आपको ओवर थिंकिंग हो रहा था ना, वो टास्क को छोड़ दो। एज फॉर एग्जाम्पल एसएस का एक चैप्टर उठाया, वो चैप्टर में ओवर थिंकिंग में चला गया, हटाओ साइड पे, उसको अभी लेना ही नहीं है। इज इट क्लियर? क्लियर एवरीवन? ओके, चलो ओवर थिंकिंग क्लियर। अब डिस्ट्रैक्शन पे आ रहा हूँ। तो डिस्ट्रैक्शन में अब आपके पास बचा है मोबाइल या स्पोर्ट्स। अगर स्पोर्ट्स आपका डिस्ट्रैक्शन है, आधा घंटा खेल के आ जाओ, आधा घंटा खेल के आ जाओगे, इट इज गुड। ओके, एंड यहाँ पे अब आप ना डिलेड ग्रेटिफिकेशन यूज कर सकते हो। मतलब अपने आप को टारगेट दो कि अगर आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, आज इतना टारगेट खत्म करूंगा, उसके बाद ही आधा घंटा खेलने जाऊंगा। इजंट इट अ गुड अप्रोच? तो पढ़ाई का भी मजा आएगा, खेलने का भी मजा आएगा। कि आज एसएस में 2 चैप्टर खत्म करूंगा, उसके बाद ये खेलने जाऊंगा। आज साइंस में इतना खत्म करूंगा, फिर खेलने जाऊंगा। तो स्पोर्ट्स में भी खेलने का मजा आएगा, क्योंकि ये इधर आपका चैप्टर खत्म हो जाएंगे, एंड जब स्पोर्ट्स में खेलने के जाओगे, यस इतने चैप्टर्स खत्म करके मैं खेल रहा हूँ, मतलब नाच रहा हूँ, मतलब खेल रहा हूँ, वही। ओके, एंड अगर वो चैप्टर्स खत्म नहीं हो पाए तो फिर स्पोर्ट्स का भी मजा नहीं आएगा। अब मोबाइल में भी आपका पर्टिकुलर डिस्ट्रैक्शन कहाँ पे होगा? सोशल मीडिया। एम आई करेक्ट? टेल मी। मैं आपके रग रग नस नस को जानता हूँ स्टूडेंट, कि कितने बजे आप कहाँ पे होते हो, सारी चीजें, है ना, एवरीथिंग। सो अब ये सोशल मीडिया के चंगुल से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना है, समझना। नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आई है, सोशल डायलेमा। जब भी नेक्स्ट टाइम आप फैमिली के साथ फ्री हो, एंड फैमिली के साथ फ्री हो के अगर आपको एक मूवी देखनी है, कोई मूवी का अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो जस्ट आई रिकमेंड टू वॉच सोशल डायलेमा। जस्ट वॉच सोशल डायलेमा मूवी। क्यों? इसमें आपको पूरा सर्च रिवील किया गया है। फेसबुक, अभी इंस्टाग्राम इज ऑल्सो एक्वायर्ड बाय फेसबुक, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं, उनके कंज्यूमर्स कौन है। आपको क्या लगता है गूगल फ्री में आपको 15 GB की स्पेस क्यों दे रहा है? आपको क्या लगता है गूगल आपको फ्री में इतना सारा सर्च इंजन, इतनी सारी चीजें क्यों दे रहा है? फेसबुक आपको फ्री में सब कुछ क्यों दे रहा है? आप समझ नहीं रहे हो। गूगल एंड फेसबुक के प्रोडक्ट आप खुद हो, गूगल एंड फेसबुक के कंज्यूमर आप खुद हो। जब कंज्यूमर खुद कुछ पे नहीं कर रहा है, कंज्यूमर को कुछ चीजें फ्री में मिल रही है, तो समझना कंज्यूमर खुद ही एक प्रोडक्ट है। अगेन,
कंज्यूमर को अगर कोई चीज फ्री में मिल रही है सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, तो कंज्यूमर खुद एक प्रोडक्ट है। कंज्यूमर खुद एक प्रोडक्ट है। व्हाट? लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ गूगल, फेसबुक एंड ऑल दिस सोशल मीडिया वर्क, राइट? वो क्यों काम करते हैं बताओ मुझे। इन सभी जगह पे ऐड देखी है आपने, हाँ या ना? गूगल पे आज कुछ भी सर्च करो, पहले 3 सर्च इंजिन, पहले 3-4 रिजल्ट आपको क्या दिखेगा? ऐड। उसके एंड में लिखा होता है ऐड ऐड ऐड। हैव यू सीन दैट? हाँ या ना? फेसबुक पे, इंस्टा पे आप जितने भी पोस्ट देखो, बहुत सारी ऐड आपको दिखती है, स्टोरीज में ऐड दिखने लगती है। एक लाइव एग्जांपल देता हूं। आपने बहुत सारी चीजें सर्च की होंगी। अरे, आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे कुछ भी सर्च करो, जो चीज आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे सर्च करोगे, उसके थोड़े देर बाद जब आपने कोई भी सोशल मीडिया ऐप खोली, वेदर इट इज यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टा, उस पर आपको उसकी ऐड दिखेगी। देखिए ऐड, कोई भी कुछ भी चीज आप सर्च करो, अगर आप मोबाइल सर्च कर रहे हो, लैपटॉप सर्च कर रहे हो, टैबलेट सर्च कर रहे हो, एनीथिंग, आपको उसी की ऐड दिखेगी। ओके, अब वो कैसे कमाते हैं, हाउ दे आर अर्निंग देयर मनी फ्रॉम दिस एड, समझना। उनका काम सिर्फ एड से पैसे बनाना नहीं है, समझो। वो एड से तब पैसे बनाते हैं जब आप वो एड को देखते हो, तो आप उनके प्रोडक्ट हो। उनका काम ये है कि गूगल, फेसबुक एंड इंस्टा को इतना इंटरएक्टिव बनाया जाए, इतना एक्टिव बनाया जाए कि बच्चे वहां से उठे ही नहीं। वो पूरा आपकी साइकोलॉजी पे अटैक करते हैं। बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्होंने बनाए हैं। ये सारी चीज सोशल डायलेमा मूवी में दिखाई गई है। वो आपके दिमाग को आपसे भी अच्छे से जानते हैं। उन्हें सब पता है आप कौन सी पोस्ट पे कौन सी चीज को ज्यादा स्क्रॉल करोगे, कौन सी चीज के ऊपर आप सिर्फ 1 सेकंड खड़े रहोगे, कौन सी चीज के ऊपर आप 3 सेकंड या 5 सेकंड खड़े रहोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप सर्च कर लो, गूगल सर्च इंजिन पे जो चीज आप सर्च करोगे, वो लोकेशन वाइज चेंज होगा, इंसान वाइज चेंज होगा। अगर मैं सर्च कर रहा हूँ व्हाट इज डायलेमा, आप सर्च कर रहे हो व्हाट इज डायलेमा, दोनों के लिए आंसर अलग मिलेगा। वो जानते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट ज्यादा ओपन करके देखने वाला है। वो सारी चीज इधर सोशल डायलेमा मूवी में दिखाई गई है। उन्हें पता है कि जब आप स्क्रॉल कर रहे हो, वो एक ही सेम ऐप में, अगर आप सारी पोस्ट स्क्रॉल कर रहे हो, मैं सारी पोस्ट स्क्रॉल कर रहा हूं, आपके लिए पोस्ट अलग होगी, मेरे लिए पोस्ट अलग होगी। क्यों? क्योंकि आपके लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम अलग बना है, मेरे लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम अलग बना है, जो मेरे डेटा के हिसाब से सब दिखाता है, जो आपके डेटा के हिसाब से सब दिखाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पता चल रहा है, हाँ या ना? Right. एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपके सामने मैं रीन की एडवर्टाइज कर रहा हूं, दाग अच्छे हैं, आप रीन खरीदने वाले हो? इट इज फॉल्स एडवर्टाइजमेंट एट ऑल, हाँ या ना? क्या आप रीन खरीदने वाले हो? नहीं। बट यही रीन की एडवर्टाइजमेंट अगर मैं आपकी मम्मी के सामने करूं तो वो खरीदेगी? टेल मी। अगर पेटीएम में आपकी मम्मी आ रही है, उनके सामने करूंगी कि सॉरी, उनके सामने अगर मैं ऐड करूंगा कि मैम आप ऋण ले लीजिए, ऋण बहुत अच्छा है, तो अरे आशीष सर ने बोला है, मैं तो ऋण ले लेती हूँ, हाँ या ना? टेल मी। सो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, गूगल के पास जब आप अकाउंट बनाते हो, इन सबके पास जब आप अकाउंट बनाते हो, आप उनके पास आपका पूरा डेटा है, यू आर मेल और फीमेल, व्हाट इज योर एज, ओके, व्हाट आर योर इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट क्या है। अब ये सारा डेटा कहाँ पे यूज होता है? ऐड में। क्यों ऐड में? मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यूट्यूब की चैनल अगर मुझे मेरी प्रमोट करनी हो, मुझे एडसेंस में डालना हो, तो एडसेंस में वो हमें पूछते हैं कि आपको कौन से एज ग्रुप को टारगेट करना है। अगर मैं वहां पे लिखूंगा कि मुझे एज ग्रुप ऐसा टारगेट करना है कि जिनकी एज 10 ईयर्स से 20 ईयर्स के बीच में हो, जो सारे मेल और फीमेल दोनों हो, जिनके इंटरेस्ट ये हो, फिर वो ये एड क्राइटेरिया से देखते हैं, चलो ये वाले कितने यूजर्स हैं मेरे पास, उन सभी यूजर्स के पास वो एड फेंकते हैं। इज इट क्लियर? फिर ये एडसेंस में अगर मैं गूगल को जो भी पैसे दे रहा हूँ, वो उनको पैसे कब मिलेंगे? वो हर एक, मुझे वो पूरा काउंट होता है। स्टूडेंट्स आप समझ नहीं रहे हो, यूट्यूब पे पर व्यू बिकता है, एक व्यू, राइट? मतलब कि अगर मैं 2000 रुपए एडसेंस में डाल रहा हूँ, सो दे विल टेल मी कि 2000 रुपए में इतने व्यू वो मुझे लाके देंगे। तो जब तक आप मुझे व्यू करोगे नहीं, मुझे पैसे कैसे मिलेंगे? अब वो आपको वो व्यू कैसे जनरेट करेंगे? जब आप देखोगे, आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो सोशल मीडिया पे, उतने ज्यादा पैसे बन रहे हैं गूगल, फेसबुक, इंस्टा के, और किसी के नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उतने ऐड हम जैसे ऐड करने वाले दे रहे हैं गूगल, फेसबुक और इंस्टा को। पता चल रहा है, हाँ या ना? आपने अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे कुछ भी ओपन किया, उनको पता चल गया कि अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे आपने ये सर्च किया है। प्राइवेसी समझ रहे हो? आपकी कोई प्राइवेसी है ही नहीं। आपके बारे में उन्हें सब पता है। आप कौन सी पोस्ट देख रहे हो, कितना टाइम देख रहे हो, हर एक चीज आपसे ज्यादा पता है। तो अब वो जानते हैं। तो अब मान लो कि आपने एक माइक्रोवेव ओवन खोला, किसी को माइक्रोवेव ओवन बेचना है, तो वो एडवर्टाइज करेगा गूगल पे।
फिर उसने फेसबुक या इंस्टा पे आपको ऐड दे दी, वहां पे स्क्रॉल करते करते आपने माइक्रोवेव ओवन देखा, फिर आपको ऐड क्या दिखाएंगे पता है? 25% ऑफ। देखा है? अरे ये तो 25% ऑफ है, मैंने अभी देखा था। आपने खरीद लिया, उधर से उसको पैसे ट्रांसफर हो गए, दे आर हैप्पी। खरीदा या नहीं खरीदा, दे आर हैप्पी। अब ये इधर से बाहर निकलने के लिए ये आपके सामने ना पूरा प्रोग्राम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम है। 4-4 5-5 बड़े बड़े इंजीनियर हैं, आईआईटी एनआईटी एमआईटी वाले इंजीनियर हैं। ये आपका छोटा सा दिमाग है अभी 10th वाला, तो वो डायरेक्ट इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। इवन आईआईटी इंजीनियर वाला दिमाग भी वो आईआईटी से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो 4-5 दिमागों के बीच में फंसा हुआ है। इन्होंने इतना बड़ा गेम खेला है ना, आज के टाइम पे देखो कहीं पे भी एक छोटा बच्चा, अगर मैं यहाँ पे मेरे छोटे इधर कंपाउंड के छोटे बच्चों को देखूं, वो जब तक गेम या कुछ देखते नहीं है मोबाइल में तब तक खाना नहीं खाते हैं। या बड़ा से बड़ा या बुजुर्ग कोई भी पूरे देखते रहते हैं स्टेटस पूरा दिन। क्या देखा है पूरी दुनिया कैसी हो गई है, बाहर जाके देखा है? हाँ या ना? सभी लोग मोबाइल में व्यस्त है या नहीं? सिर्फ एक दिन कभी आप कॉम्प्लेक्स पे निकलो, कॉम्प्लेक्स पे देख लेना। अरे कोई उधर अभी तो विद्यानगर में लेक पे आके कोई लेक को नहीं देख रहे हैं, कोने में बैठ के मोबाइल में। बोला मोबाइल ही स्क्रॉल करना था तो लेक पे आके क्यों बैठे हो? घर पे बैठ के भी स्क्रॉल कर सकते हैं, इजंट इट? हिल स्टेशन पे जाके, मतलब जब तक हमने कहीं घूमने गए हैं, फोटो लेके निकाला नहीं, वीडियो लेके निकाल के स्टेटस पे डाला नहीं, तब तक ऐसा प्रूव होगा ही नहीं कि हम कहीं घूमने गए हैं। हमने कोई स्पेशल डिश बनाई और खाई, पर जब तक फोटो निकाल के हमने डाला नहीं तब तक लगेगा ही नहीं कि हमने खाई है, इजंट इट? हम एरोप्लेन में या कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, जब तक फोटो या वीडियो निकाल के डाला नहीं स्टेटस में, तब तक लगेगा ही नहीं कि हम ट्रैवल कर रहे हैं। तब तक तो ऐसा लगेगा अरे मैं तो विद्यानगर का विद्यानगर में ही हूँ, मैं तो बेंगलोर निकला ही नहीं, क्योंकि मैंने स्टेटस डाला नहीं। दिस इज द मेंटालिटी हाउ दे आर प्लेइंग विथ यू। अब इससे बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना है? तो पहले मैं आपको ये पूरी गेम समझा दिया कि दिस इज द गेम, जो इतना खतरनाक वाला गेम इन्होंने खेला है, इसकी वजह से वो मिलियनर्स एंड बिलियनर्स हैं। एंड व्हाइट हेड जूनियर आता है, आप कोडिंग सीख लो, आप बन जाओगे फेसबुक के मालिक। नहीं, उल्लू बनाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोडिंग से कुछ नहीं होगा। चल, अब आपको करना क्या है इससे बाहर निकलने के लिए? एंड्रॉइड 9 या उससे अबो वाले वर्जन में डिजिटल वेलबींग ऐप दी गई है। सी, फ्रैंकली बता रहा हूं, सिर्फ आप नहीं, इसमें से मैं भी बाहर नहीं निकल सकता। इतना खतरनाक गेम है। सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा है, टीचर्स, प्रिंसिपल, मैनेजर्स, सब घुसे रहते हैं, डॉक्टर्स। इन्होंने बहुत गंदा गेम खेला है, किसी को नहीं छोड़ा है, समझो। इससे बाहर निकलने के लिए, अब इससे बाहर निकलने के लिए इन्हीं की ऐप इनके अगेंस्ट यूज करनी पड़ेगी। तो डिजिटल वेलबींग ऐप बाय गूगल ये भी गूगल नहीं दिया है। ओके, तो ये प्री इंस्टॉल्ड आता है कुछ मोबाइल में सेटिंग्स के अंदर। अगर प्री इंस्टॉल्ड है आपके अंदर तो वेल एंड गुड, प्री इंस्टॉल नहीं भी है तो भी इसको डाउनलोड कर दो। डिजिटल वेलबींग लिख दो, ये ऐप डाउनलोड कर दो, डिजिटल वेलबींग ऐप। ये ऐप में फायदा क्या होगा? ये ऐप में ना आप डाल दो फोकस मोड, अंदर ही है फोकस मोड, नाइट मोड, इन दो को जम के यूज करो। नाइट मोड में पूरा टाइम डाल दो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, रात को 9 से सुबह 6, जो भी आपका सोने का टाइम है। तब तक ये पूरा मोबाइल आपका ग्रे हो जाएगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं हो जाए, नहीं आएगी, ग्रे एंड डीएनडी। तब तक ये पूरा ग्रे हो जाएगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी। फोकस मोड, जब भी आपका पढ़ाई के टाइम हो ना, जब भी आपका पढ़ाई का टाइम है, 4 घंटे, 2 घंटे, 4 आवर्स प्लस 2 आवर्स, जो भी आपने डेडिकेटेड टाइम स्लॉट दिया है दोपहर को एंड शाम को, उसका उसमें फोकस मोड में लॉक टाइम डाल दो ऑलरेडी। एंड ऐप डाल दो, कौन कौन सी ऐप आपको लॉक करनी है। जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, राइट, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, ये सारी डाल दो। वो टाइम पे ये ऐप अपने आप लॉक हो जाएंगी, उसकी ना तो कोई नोटिफिकेशन आपको आएगी, ना ही आप चाहोगे तो भी ओपन नहीं कर पाओगे। वो सारी ऐप आपकी पूरी क्या बोलते हैं उसको, थोड़ी ब्लर हो जाएगी। उस टाइम पे आप ओपन करने जाओगे, वो खुद आपको रिमाइंड करेगा दिस इज फोकस मोड। क्लियर एवरीवन? तो मोबाइल एंड सोशल मीडिया से डील करने का दिस इज द बेस्ट वे विच आई फाउंड टिल नाउ, डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल ऐप। एंड अगर आपको लग रहा है कि आप लॉक नहीं कर पा रहे हो, आपको लॉक करने से आप ओपन हो जा रहा है, आप ही खुद ओपन कर पा रहे हो, तो वो लॉक पापा के थ्रू कराओ। ये डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल ऐप है, समझना। क्योंकि ये सिर्फ आपकी नहीं, हर एक पेरेंट की प्रॉब्लम है। लास्ट टाइम जब आपका ऑफलाइन पीटीएम हुआ था बिफोर कोरोना, वो टाइम पे भी सेम, जब आप 9th में थे, तब सबका डाउट यही था सभी पेरेंट्स का कि सर मोबाइल का क्या करें। तब से मैंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था, तब मुझे ये मिला था। एंड हर बार ये बताना रह गया, आप कोरोना की वजह से तो सब घर पे मोबाइल है, तो ये तो और बढ़ गया होगा। तो पेरेंटल कंट्रोल में क्या होगा, ये सारी लॉक चीजें है ना, आपके पापा ही कर देंगे या मम्मी कर देगी।
राइट, डैड या मॉम उनके मोबाइल से, मतलब। एंड इसमें एक और ऐप भी आप ऐड कर सकते हो, फैमिली लिंक ऐप फ्रॉम गूगल, ये भी गूगल से ही है। यहाँ पे आप अपना स्क्रीन टाइम एंड सारी चीजें देख सकते हो। फैमिली लिंक ऐप फ्रॉम गूगल मीन्स 2 महीने के लिए अपने आप को सरेंडर कर दो भाई, 2 महीने के लिए अपने मम्मी पापा के सामने अपने आप को सरेंडर कर दो, प्लीज 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 प्लीज, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। आपकी लाइफ सुधर जाएगी, मुझे कुछ फायदा नहीं है, आपके मम्मी पापा को इनडायरेक्टली फायदा है, बट सबसे ज्यादा फायदा आप ही को है। 2 महीने के लिए अपने आप को सरेंडर कर दो। फैमिली लिंक ऐप में क्या होगा, सपोज मैं आपका पापा हूँ, आप मेरे बच्चे हो, सपोज सपोज, तो ये मेरे मोबाइल में मैं आपके गूगल आईडी डाल दूंगा, राइट। मैं फैमिली लिंक ऐप डाउनलोड करूंगा, आप फैमिली लिंक ऐप डाउनलोड करोगे, फिर मैं यहाँ पे डाल दूंगा आई एम पेरेंट, यू आर माई किड, एंड यहाँ से मैं सारी चीजें लॉक कर सकता हूँ। तो सोशल मीडिया का मैं लॉक कर दूंगा तो आप ओपन कर ही नहीं पाओगे, राइट। एंड जो एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट दे दूंगा वो टाइम पे ही आप ओपन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रैक्शन से अच्छे से डील कर सकते हो। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो डिस्ट्रैक्शन से डील करने के लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा डिस्ट्रैक्शन क्या है, इस तरीके से डील कर सकते हो। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस डिस्ट्रैक्शन नाउ? एनी अदर डाउट रिगार्डिंग दिस डिस्ट्रैक्शन? और क्या डाउट था चैट बॉक्स में? यस, नाउ वन इज टेलिंग सर सडनली बोल देंगे लाइक कल है तो आज नाइट स्कूल वाले बोलेंगे सेम वे दे डिड फॉर द हाफ ईयरली एग्जाम इन दशहरा टुडे नाइट दे मैसेज दैट टुमारो योर हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट एंड टाइम टेबल मैसेज कर दिया। तो दशहरा के टाइम आपका हाफ ईयरली एग्जाम दे दिया था क्या? हाफ ईयरली एग्जाम उन्होंने लिया था क्या? अभी सबका वीडियो क्यों ऑफ हो गया? हाफ ईयरली एग्जाम लिया था मतलब वो असाइनमेंट के फॉर्म में ही ना, जस्ट वो आपसे असाइनमेंट मांग लेते हैं वही ना? हाँ सर। ठीक है, जुगाड़ो तो आप हो ही, अब इसके लिए मुझे आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इतना इनफ है। नहीं? अगर वो जुगाड़ कर रहे हैं तो फिर आपको जुगाड़ करना ही पड़ेगा। 80 मार्क्स में जुगाड़ो आप हो ही, तो अगर फिर ऐसा कर रहे हैं तो फिर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी, तो उस तरीके से आपको करना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? आई थिंक इतने सेंटेंस इनफ है। अवंती एग्जाम में तो जुगाड़ आपने किया इधर, जो बहुत लोग थे, तो वो इधर मत करो, वहां पे जरूरत पड़ रही है तो करो उस दिन के लिए। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि चलो रात को ही बोल रहे हैं कल है, तो फिर आई थिंक दिस इज इनफ। अच्छा, हॉलीडे में फुल पोर्शन लिया था 80 मार्क्स पेपर, तो कैसे, जैसे हम अवंती में आपको गूगल क्लासरूम में सबमिट करना होता है उस तरीके से सबमिट करना था, फिर चेक करके दिया उन्होंने, चेक करके भी दिया बस, तो फिर हाँ, आपको पता ही आपको क्या करना है। यू आर जुगाड़ू। ओके, एनी अदर डाउट? और कोई डाउट ये 2 महीने प्रिपरेशन के लिए? देखो 2 महीना अच्छे से प्रिपरेशन करो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक, बहुत अच्छे से होगा। ओके, एनी अदर डाउट? मुझे लगा था मैं बस आधा घंटा डिस्कस करूंगा कि 2 महीने आपके बोर्ड्स एग्जाम का ऐसा करो, फिर हम चैप्टर शुरू कर देंगे, आज ये चैप्टर खत्म कर देंगे, बट पूरा 1.5 घंटा चला गया, नॉट 1.5 घंटा बट 1 hour 20 minutes। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आई होप ये जो भी गया है टाइम ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ओके, विच वेर देयर 2 एप्स? ये 2 ऐप हैं, डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल एंड फैमिली लिंक ऐप फ्रॉम गूगल। फैमिली लिंक ऐप ये पीटीएम में भी मैं डिस्कस करूंगा, बट पीटीएम में थोड़ा टाइम लग सकता है। Any other doubts? If you want to ask, please ask clearly, right? Don't hesitate in asking your doubt. कुछ भी हो सोच लो, एंड इवन ये 2 मंथ में आपको और कोई भी डाउट है, ओपनली यू कैन आस्क, राइट? और कुछ अगर कोई कुछ बताना छूट रहा हो तो मैं आपको बता दूं। व्हेन टू सबमिट द नोट्स? नोट सबमिट करने की जो मैंने आपको डेट्स दी थी ना, आई थिंक आपको मैंने 15 दिसंबर से नोट्स दी थी ना। एग्जैक्टली यहाँ मेरे घर पे मेरे काम बहुत आ गया है, तो यस 15 to 20 दिसंबर, तो वो काम खत्म ही नहीं हो रहा है।
तो मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो मैं नई डेट्स वापस बोलूंगा। आप ऐसा मानो उसमें 1 वीक लेट हो सकता है, 1 वीक या 10 दिन मैक्सिमम। तो 15 to 20 की जगह 25 to 30 हो सकता है, 20 to 25 हो सकता है, वो मैं इन्फॉर्म करूंगा। 7 days to 10 days। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। स्लीप कितने आवर्स का होना चाहिए? 7 to 7.5 आवर्स स्लीप। 7 to 7.5 आवर्स स्लीप इज गुड। ओके, वो इनफ है, उतनी होनी चाहिए। एनी अदर थिंग यू वांट टू आस्क? मेरी स्टोरी बताता हूँ। मेरी स्टोरी वो पता है आपको, 14 मार्क्स वाली। 11th में मेरे 14 मार्क्स आए थे, आई वॉज फेल्ड, बताया मैंने। विल 6 आवर्स ऑफ स्लीप वर्क? आपके ऊपर है, अगर आपके लिए काम कर रही है यू कैन। मैं अगर मैं मतलब हर एज में वो डिफर करती है। क्लास 10th में मैं जब था तो कितने घंटे की नींद लेता था वो मुझे याद नहीं है। क्लास 10th में बस मुझे याद है कि एग्जाम होती थी तो सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ जाता था मैं, एंड तब बहुत अच्छे से पढ़ लेता था। मतलब पहले भी पढ़ता ही था, बट ये था। एंड क्लास 10th में मेरी मिस्टेक ये होती थी कि हर बार जब भी मैं नए नए प्लान बनाता था, हर बार मैं पहले ही एक ही चैप्टर, जो मेरा ये स्ट्रॉन्ग चैप्टर होता था ना, उसी को मैं हर बार पढ़ता था। तो स्टार्टिंग के चैप्टर्स मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग होकर पीछे के वीक ही रह गए। इसलिए मैंने पहले आपको बोल दिया कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक आपको कैसे कवर करना है। ठीक है, ठीक है। तो ये मेरी स्टोरी है जब मैं क्लास 11th में था, राइट। तो लास्ट 5-10 मिनट्स बचे हैं, तो वो स्टोरी के साथ एंड करते हैं। मे बी उसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। सो क्लास 10th से हम 11th में आए, तो आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। हमारे पास एक्सपेंसेस मीट करने के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। जहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे हमारा ये घर बिल्कुल नहीं होता था जब मैं 10th में था, सिर्फ नीचे घर होता था। एंड अभी हम जो भी हमारा घर है, हमारे दादाजी के या पर दादाजी के टाइम का घर है, 50 साल पुराना है, बहुत ही इसकी हालत वीक हो गई है। तो अब हमें नया घर खरीदना है। अभी हम ये सिचुएशन पे हैं कि चलो नया घर खरीद सकते हैं। ये मेरा एक टाइम पे विजन बोर्ड में ये मैंने डाला था, कैन यू सी दिस, कि इस तरीके से मैं फ्यूचर में घर एंड कार खरीदूंगा, लाइक दैट। तो उसके लिए अभी हम भागदौड़ कर रहे हैं। तो अलग अलग जगह पे घर देखना, उसके लिए होम लोन की रिक्वायरमेंट एंड ऑल दैट वॉट एवर वी आर फाइटिंग नाउ, इसकी वजह से लेट हो रहा है। एंड इट इज वेरी टफ प्रोसेस। ये मुझे भी पता नहीं था कि इतना बड़ा होने वाला है। बट इस बातों को साइड पर रखते मैं इससे अभी क्यों रिलेट कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे घर देखते देखते एक चीज मुझे याद आई कि ऐसे टाइम होते थे जब बारिश होती थी। बारिश होती थी, ये जो फ्लोर है यहाँ पे, तो ये पूरा ओपन होता था, यहाँ से पूरा पानी नीचे आता था। नीचे आता था मतलब आप ऐसे घर पे रहते हो जहाँ पे पानी का लीकेज नहीं होता है, मैं राइट। हम मैं ऐसे घर में रहता था जहाँ पे पानी का लीकेज होता था। पानी का लीकेज होता था तो हम पढ़ाई कैसे करते थे? हमारे घर पे जैसे आपका एंट्रेंस होता है तो सोफा और वो सारी चीजें होती है, स्टडी रूम अलग से होता है। हमारे घर पे ऐसा कुछ नहीं था। हमारे घर पे एक ही रूम था, बेड था, और एक किचन था। 2 रूम थे, एक रूम पूरा दुकान का सामान रखने में जाता था, एक बेड पे सब सोते थे। उसी बेड पे मैं पढ़ता था दिन में। तो उसी बेड पे इधर पानी लीक हो रहा है, सभी जगह पे हमने ट्रेपोलिन बिछा के रखी है, अलग अलग बर्तन पकड़ रखे हैं। एंड एक कोने में मैं बैठा हूँ, पढ़ रहा हूँ। मैं इधर से टिपक टिपक देख रहा हूँ एंड पढ़ाई कर रहा हूँ। एंड कोई ओवर थिंकिंग नहीं, कुछ नहीं। 10th तक मैंने कभी ओवर थिंकिंग फेस नहीं किया, 11th से थोड़ा आने लगा। तो पूरा पानी टिपक टिपक कर रहा है, जैसे एक बर्तन में पानी भर जाता था उसको उठा के मैं उधर डाल के आता था। इस तरीके से हमने पढ़ाई की। 8, 9, 10th में हमारी कोचिंग की फीस होती थी 5000 समथिंग, 10th में 5000, उससे ज्यादा नहीं। फिर 5000 में भी अब हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस वीक थी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, एंड मैं पढ़ने में होशियार था। तो ये दो चीजें देख के हमारे ट्यूशन टीचर ने मेरी फीस हाफ ली थी, 2500। तो मेरे ट्यूशन टीचर की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि वो टाइम पे हमारे दिल में टीचर की एक तो ऑलरेडी रिस्पेक्ट होती है ना, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन देख के कोई आपके लिए ऐसा कर रहा है तो आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। ये वही टीचर थे जिन्होंने मेरे साथ फिर बुरा किया था फ्यूचर में, जो मैंने आपको बताया था, ठीक। तो वो बात की बात है। तो मैं कभी जिंदगी में नहीं सोचा था वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। तो वो बहुत दूर की बात है, वो अलग स्टोरी है। ये 10th तक मैंने ऐसा निकाला। 10th बोर्ड्स में मेरे अच्छे परसेंटेज आए, 89 परसेंटेज आए, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आए, साइंस में 92 आए। साइंस का पेपर बहुत टफ था, फिर भी मेरे 92 आए, तो बहुत लोग शॉक थे यहाँ पे। एसएस में मेरे कम आए, 78। बट एसएस में मेरे 10th में 100 आउट ऑफ 9th में 100 आउट ऑफ 100 थे, साइंस में 9th में 100 आउट ऑफ 100 थे। मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया 10th में, नो प्रॉब्लम। सब लोग बोलते थे कि और अच्छा प्रिपेयर कर रहा तो और अच्छा हो जाता, बट मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। 11th में हमने एंटर किया, 11th साइंस में हम गए। अब हमारे सोसाइटी में साइंस पढ़ने वाले लोग बहुत कम है, यहाँ पे सब लोग कॉमर्स पढ़ते हैं। तो जैसे मैं साइंस में घुसा, मेरे सारे कजिन ब्रदर्स यहाँ पे जो भी सब साथ में रहते हैं, आजू बाजू वाले, एंड हमारे मेरी जो लोकेशन देखोगे, पीछे से न्यूशंस आता रहता है, सामने से न्यूशंस आता रहता है, पूरा रोड है। एंड वहां पे ये जो यहाँ पे बेकरी है मेरे घर के आगे ही,
वहां पे एक जनरेटर हुआ करता था, तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी जाती थी वो जनरेटर चलता था, तो पूरा दिन जनरेटर का शोर, व्हीकल का शोर, पीछे सोसाइटी का शोर। अभी तो वो जनरेटर नहीं है, राइट। व्हीकल का शोर एकदम कम हो गया है, पूरा हमने पैक कर दिया ताकि मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकता हूँ अभी के टाइम पे। वो टाइम पे मैं खुद अच्छे से पढ़ नहीं सकता था, ऐसी हालत थी। उस टाइम में हमने 10th से 11th में एडमिशन लिया। अब 11th की फीस है 30,000 कोचिंग की। वो टाइम पे 30,000 फीस बहुत ज्यादा थी। मैंने फॉर्म में पापा को बोल दिया, वो 10th में ना हमें पता नहीं चलता, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो मैंने पापा को फॉर्म में बोल दिया कि पापा अभी 30,000 फीस है, ये फीस आप पे कर दो, इसकी वजह से आप और मेहनत करोगे, दुकान पे और इनकम होगी, एंड ऐसा हो जाएगा। लेटर ऑन, एंड मुझे पता था मेरे पापा की कंडीशन कितनी है। लेटर ऑन जब मैं कोचिंग शुरू हुआ, मैं बैठा था, मेरे दिमाग में यही चलता रहता था कि मेरे पापा 30,000 लाएंगे कहाँ से, ये फीस कहाँ से आएगी। 3 सब्जेक्ट की कोचिंग होती थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अभी तक का कैसा था 10th तक, जो हम नॉर्मल कोचिंग में जाता था 5,000 वाला, पूरा अलग था। जैसे आपका कैसा 8 to 12 पूरा अवंती है, वैसा हमारा सेम नहीं था, अलग अलग कोचिंग थी। तो 8, 9, 10 में मैं जहाँ पे जाता था, तो वहां सब मेरे जैसे आते थे, सब 5,000 फीस वाले, 2,500 फीस वाले। ये शर्ट फटी हुई हम पहन के जाते थे कि अरे भाई मेरा भी शर्ट फटा हुआ, उसका भी फटा हुआ, अरे भाई भाई, ऐसा करके, ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर, लाइक दैट। पढ़ते थे, खेलते थे, राइट। मैं उनको पढ़ाता था मैथ्स एग्जाम टाइम पे, फिर वैकेशन टाइम पे वो मुझे क्रिकेट सिखाते थे। यहाँ पे जर्नलिस्ट लोग क्रिकेट खेलते हैं और कोई स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। अब 11th में क्या हो गया, जब मैं वो कोचिंग में गया, सब बड़े बड़े स्टूडेंट, सब बड़े बड़े घर से आ रहे हैं, बड़े बड़े घर से आ रहे हैं, सबके पास अपना पर्सनल व्हीकल है, सबके पास अपनी पर्सनल एक्टिवा। पेरेंट्स उनको 11th 12th की कोचिंग के लिए अलग से एक्टिवा, अलग से प्लेजर, ये सब लेके दे रहे हैं। एंड मेरे पास तो मेरी एक खुद की छोटी सी साइकिल है, जो भी मैं बेचने के ऊपर आ गया था कि अभी तो मैं ये साइकिल भी बेच दूंगा। एंड 30,000 फीस निकालनी है। मेरे पास फटे हुए कपड़े, ये लोग नए नए कपड़े पहन के आ रहे हैं, मैं उनको देख के सोच रहा हूँ कि इनके साथ बैठने के लिए तो मुझे भी नए कपड़े पहनने पड़ेंगे। नए कपड़े पहन के मैं बैठता था, मिडल रो में मैं बैठता था, मतलब 10 अगर 7-8 रो है तो 4th रो में मैं बैठता था। सारे क्लास चलते थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स। मैथ्स मेरा बहुत इंटरेस्टिंग था, वहाँ के मैथ्स के टीचर मेरे बहुत ही, मैं इंस्पायर हुआ था उनसे, वो मेरे रोल मॉडल थे, तो वो क्लास में बहुत ध्यान देता था, एंड वो भी बहुत इंस्पायर हुए थे कि अरे ये स्टूडेंट खास है, ये स्टूडेंट बहुत अच्छे से आंसर देता है, बहुत अच्छा रिप्लाई करता है, बहुत अच्छे से डाउट पूछता है, ऐसा करके। तो हमारी जोड़ी बहुत जम गई थी। फिजिक्स मॉडरेट सब्जेक्ट था वो टाइम पे मेरे लिए। केमिस्ट्री मुझे बहुत टफ लगता था, एंड जब ये टफ सब्जेक्ट लगता है ना, तब ओवर थिंकिंग और स्टार्ट हो जाता है। जब केमिस्ट्री चलता था, आगे पीछे जो मेरे लोग बैठते थे स्टूडेंट, वो मस्ती करते थे, मस्ती करते, तो मैं सोचता था अरे ये लोग 30,000 रुपए भर के भी मस्ती कर रहे हैं, मेरे पापा यार 30,000 कैसे भरेंगे। वो सोचने सोचने में मैं केमिस्ट्री पढ़ नहीं पाया अच्छे से, पढ़ नहीं पाया, पढ़ाई नहीं हो पाई। फर्स्ट एग्जाम आ गई केमिस्ट्री की, 50 मार्क्स की एग्जाम थी, मुझे कुछ नहीं आ रहा है। जितना मुझे क्लास से रिकलेक्ट कर पाया मैंने लिखा। मैंने 16 मार्क्स का लिखा, मैं बोला पास हो जाऊंगा, 50 में से 17 मार्क्स पे पास होते, मैंने बोला 1-2 मार्क्स ग्रेस दे देंगे, पास हो जाऊंगा। उन्होंने रिजल्ट दिया, 14 मार्क्स आए, मैं फेल हो गया। 10th में मैं स्कूल में टॉपर था, 11th में मैं फर्स्ट एग्जाम में फेल हो गया। तो जैसे ही मैं फेल हो गया, तो यहाँ पे जैसे ही क्लास में मैं कहीं जा नहीं पाता था, क्योंकि जो स्कूल थी वहां पे 1 to 12 वहीं तक था। 1 to 10th आई वॉज लाइक रॉक स्टार ऑफ स्कूल इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, कि वो सब बोलते थे हर एक क्लास में टॉपर कौन, आशीष, टॉपर कौन, आशीष। क्योंकि मेरा इलोक्यूशन कंपटीशन में भी फर्स्ट रैंक आता था, इलोक्यूशन कंपटीशन में भी मैं फेमस था कि क्लास में कुछ भी बोलना है, कौन बोलेगा, आशीष। एंड जस्ट देवर लाइक, मैं किसी के सामने जा रहा हूँ उससे पहले, अरे आशीष तो फेल हो गया, या टीचर मुझे सामने से बुला के बोलते थे आशीष तो क्यों फेल हो गया। एंड फिर वो पूरी स्टोरी अपने अपने से सुनाना शुरू कर देते थे, मेरे बारे में कोई कुछ पूछता नहीं था, क्यों फेल हुआ कोई सोचता नहीं था, बस अपनी तरफ से बोलना शुरू कर देते थे। सोसाइटी में ऑलरेडी वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि तू साइंस ले रहा है, साइंस ले रहा है। एंड जैसे उन्हें पता चला फेल हो गया, और क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, अरे देख साइंस लेने चला था मुन्ना भाई का लड़का, फेल हो गया, लाइक दैट। तो वो सारी चीजें फेमस हो चुकी थी। घर का माहौल टफ था। अब घर के माहौल में मैं आके पापा को बोला कि पापा रिजल्ट आया, मैं फेल हो गया। ठीक है, पापा बोले नो प्रॉब्लम। पापा बोले तेरे दोस्त के कितने हैं, मैं बोला वो टॉप किया। अब यही प्रॉब्लम होता है ना, 3 days आपने देखा है ना, आप फेल हो गए उसका दिक्कत नहीं है, बट आपका जो दोस्त है जो आपके साथ बैठता है वो टॉप किया है ना, आप फेल हो गए, तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ठीक है, रोए, पापा रोए, मम्मी रोई, एंड सिचुएशन वाज वेरी टफ। मैंने बोला नो प्रॉब्लम, मैं और मेहनत करूंगा। ये सिचुएशन थी, मैंने उनको पूरा समझाया कि ये सिचुएशन थी पापा, बट अभी मैं पूरा पॉजिटिव सोचूंगा एंड अच्छे से करूंगा।
सो दिस वाज 11 साइंस। 11 साइंस का स्टार्टिंग था, राइट। फर्स्ट एग्जाम में मेरे मार्क्स आए 14 आउट ऑफ 50। अब मैंने सोच लिया कि सेकंड एग्जाम में मुझे टॉप करना है, केमिस्ट्री एग्जाम में कुछ भी करके। कैसे टॉप करना है, चलो देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम में मैं क्यों नहीं पढ़ पाया, ये सारी चीजें। सेकंड एग्जाम में मैंने अपने आप को पॉजिटिव रखा। कैसे पॉजिटिव रखा? पहला स्टेटमेंट, जब भी मेरे दिमाग में आया मेरे पापा 30,000 कहाँ से लाएंगे, मैंने एक चीज याद रखी, मुझे मेरे भगवान पे भरोसा है। आई बिलीव इन माई गॉड कि अभी तक जो भी चीजें कैसे आई मुझे पता नहीं था, सारी चीजें आई, सब मैनेज हुआ। 5,000 भी नहीं थे, 5,000 2,500 फीस हुई, पैसे मैनेज हुए एंड पढ़ाई हुई। भगवान कुछ ना कुछ करेंगे, 30,000 कैसे भी मैनेज होगा, फीस आएगी। सेकंड, केमिस्ट्री से बहुत डर लगता था, बहुत डर लगता है, उसको पहले करो। केमिस्ट्री को और मेहनत की। मैथ्स मेरा स्ट्रांग था, केमिस्ट्री वीक था। 1 घंटे मैथ्स करता था, 2 घंटे केमिस्ट्री। जब भी केमिस्ट्री में वापस मैं हिलने लगता था, वापस मैथ्स करता था, कॉन्फिडेंस लाके वापस केमिस्ट्री। जब भी कॉन्फिडेंस डाउन जाता था, मैथ्स करके कॉन्फिडेंस बूस्ट, वापस केमिस्ट्री। जो भी डाउट आता था सर को जाके पूछता था, सर ये डाउट है क्या करूं, सर ये डाउट है क्या करूं। हर एक चैप्टर एग्जाम बहुत ही सीरियसली ली। हर एक चैप्टर एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल, 1-2 मार्क्स कट रहे हैं। जब भी मार्क्स कट रहे हैं सर को जाके पूछ रहा हूँ, सर इसमें अब क्या किया जाए, इसमें अब क्या किया जाए। तो अब मैंने केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया। थर्ड प्रॉब्लम क्या थी? दोस्त लोग के बीच में मेरा गैप हो गया था। मैं अपने आप को बहुत वो समझ रहा था कि फटे कपड़े, मैं डाउन फैमिली से हूँ, ये लोग अप फैमिली से मस्ती करें, ये वो। उनके साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया, हंसी मजाक। तो मुझे पता चला कि चलो ये भी अपने जैसे ही हैं। उनके साथ हंसी मजाक, बातचीत, अरे कैसा चल रहा है भाई लोग, अगर वो बीच में मस्ती करे, अरे बस बिंदास बिंदास, लाइक दैट। उनको भी सिखाना शुरू कर दिया। वो लोग पूछ रहे हैं, अरे मैथ्स में ये डाउट है, मैंने सिखा दिया। केमिस्ट्री में मुझे कुछ डाउट है, मैं पूछना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से उनके साथ और दोस्ती बढ़ा दी। तो हैप्पीली पढ़ना शुरू कर दिया, सारी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट की, हर एक एग्जाम सीरियसली दी। एंड ये सेकंड एग्जाम में केमिस्ट्री में मेरे मार्क्स आ गए 41 आउट ऑफ 50। स्कूल टीचर शॉक। स्कूल टीचर बोल रहे हैं, वासवानी 41 से 14 से 41 कैसे हुआ? वो स्कूल टीचर जब भी मुझे मिलते हैं हर बार पूछते हैं, फिर मेरी स्टोरी हर एक क्लास में जाके सुनाई उन्होंने कि वासवानी 14 से 41 लाया। फिर मुझे पूछता है कि पहले एग्जाम में क्यों नहीं? बोला सर मैं नहीं पढ़ पाया पहले एग्जाम में। मैं तो किसी को बोलता ही नहीं हूँ कि मत पढ़ाई करो, मैं तो बोलता हूँ सबको पढ़ाई करो, लाइक दैट। तो ये मतलब वो सर का सरकाजम था। सो दिस इज व्हाट समथिंग अबाउट माय स्टोरी। तो ये स्टोरी से बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल फेस की है, राइट। मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं कोई अपने आप को बड़ा नहीं बताना चाहता हूँ कि मैंने भी बहुत स्ट्रगल फेस की है, नहीं। मैं समवेयर बिटवीन कुछ उन मिडिल क्लास फैमिली स्टूडेंट्स में से हूँ जिन्होंने कुछ कुछ स्ट्रगल फेस की है। तो ये थोड़ी बहुत स्ट्रगल जो मैंने फेस की थी मेरी लाइफ में, कि हमारी ये इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसकी वजह से हमारी मेंटालिटी क्या हो जाती है, हम कैसे घर में आके पढ़ते हैं, हमारे आसपास का एटमोस्फेयर कैसा होता है, ये पूरा आवाज और ये सब। टाइम ऐसा था कि अगर कोई मुझे शांत जगह मिल रही है ना पढ़ने के लिए, तो मुझे शांत जगह में पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरा दोस्त मुझे बुला के लाता है, चल तो मेरे से घर पे आके पढ़, नहीं पढ़ पाता था। मुझे शोर वाला इलाका चाहिए पढ़ने के लिए, वो टाइम पे हालत ऐसी थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज है। तो थोड़ी बहुत स्ट्रगल मैंने फेस की है। वहां पे कैसी आपकी पूरी मेंटालिटी चेंज हो जाती है। यहाँ पे सारे नेगेटिव थॉट्स थे, नेगेटिव थॉट्स से मेरे मार्क्स पे क्या फर्क पड़ा। नेगेटिव थॉट्स के बाद सिर्फ मैंने सारे थॉट्स को पॉजिटिव किया, एंड कैसे सारी सिचुएशन को हंसते हंसते 41 से मैं 41 मार्क्स पे पहुंच गया, सारी एग्जाम को टैकल करते करते। तो मैं वही चीज कहना चाहता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, एंड ये सारी पढ़ाई आप हंसते हंसते कर सकते हो। करेक्ट एवरीवन? सो ये एक लास्ट आपके मैंने थोड़े 10 मिनट ज्यादा लिए। सो दिस वाज अबाउट दिस स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी में से कुछ भी पोर्शन अच्छा लग रहा है, दैट यू कैन टेक एज इंस्पिरेशन। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है तो बहुत सारी चीजें मेरे मुंह से सुनते ही रहते हो, उसमें एक और चीज सुन ली, एक और स्टोरी सुन ली। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास एवरीवन। आई होप ये 2 महीना आप भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करोगे। जैसे मैं 14 से 41 पे पहुंचा, डेफिनेटली आप आराम से 40-50 पे पहुंच सकते हो। ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ये ऐसे स्टूडेंट्स आपके जूनियर्स नहीं है, ये जब क्लास 8 में मैं उनके एग्जाम ले रहा था ना, ये 14 से 41 पे पहुंचे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं मैथ्स में आपके नीचे ही। ओके, तो ये सेम चीज आप भी कर सकते हो। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास एवरीवन। आई होप नेक्स्ट क्लास में मुझे और बहुत सारे कैमरा ऑन मिले, राइट। एंड चलो अब शायद इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से हमें एक्स्ट्रा क्लासेस लेना भी शुरू करना पड़ जाएगा सिलेबस खत्म करने के लिए। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। अब आज ही जाके अच्छे से प्लान बना दो, आज ही जाके अच्छे से सारा सेशन बना लो, ये 2 महीना जम के दे दो,
एंड इस बार हमारे फैंटास्टिक 50 चमकने चाहिए बोर्ड्स एग्जाम में, हाँ या ना एवरीवन? पूरे इंडिया में दिखना चाहिए अवंती तोरनागलू सेंटर है, अवंती तोरनागलू सेंटर, ये फैंटास्टिक 50, ये सबके सब नाम, ये जूम पे भी जितने दिख रहे हैं ना वो जो सारे के सारे कैमरा, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स, इन सबका पोस्टर दिखना चाहिए यहाँ पे। क्लियर एवरीवन? और आई कैन से क्लियर ओके बाय एवरीवन, गुड नाइट, एंड आज ही प्लान बना दो। ओके